तो नवाब ने कहा ठीक है भाई, इसमें कोई बुराई नहीं है, दो चार लोग, 50 लोग, 100 लोग हैं, तो उसमें कोई बहुत हमारे रेवेन्यू पे फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इनसे ना वसूला जाए, ये तो बढ़िया है। रोमन साम्राज्य के ऊपर ही पवित्र रोमन साम्राज्य स्थापित, जो हॉली रोमन एम्पायर कहते हैं। रोमन साम्राज्य एक बार समाप्त हो गया, फिर बाद में कुछ लोगों ने उसी रोमन साम्राज्य की याद में पवित्र रोमन साम्राज्य बनाया। 1498 में वास्को डी गामा कहाँ उतरा? कालीकट पर आकर के उतरा, चमोरिन से मिला, और फिर एक संक्षिप्त मुलाकात के बाद कहाँ गया? वापस यूरोप, ब्लैक पेपर लेकर के, काली मिर्च लेकर के कहाँ गया? यूरोप गया। 60 टाइम्स 70 टाइम्स उसको मुनाफा हुआ था उसमें। तो हम लोग पढ़ रहे थे मीर कासिम, पढ़ा रहे होंगे तुम लोगों को हम प्लासी बक्सर, है ना? ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर के युद्धों के बारे में चर्चा हो रही थी, और उसी में कुछ हम लोगों ने पढ़ा होगा। आइए देखते, 1757 एंड 1764। तो घटनाक्रम कुछ ये चल रहा था कि सिराज उद्दौला 1756 में नया नवाब बना था, है ना? याद करिए, स्वतंत्र बंगाल राज्य स्थापित हुआ था मुर्शिद कुली खां के द्वारा, ठीक है। इंडिपेंडेंट स्टेट्स का दौर आया था, और जब सम्राट मोहम्मद शाह था, जो मुगल एम्पायर, जो एम्परर, मुगल सम्राट, और उसके समय में रीजनल स्टेट्स आने लगे बहुत सारे, कर्नाटक, अवध, ठीक है, ऐसे ही आपको बंगाल बताया था, जाट बताया था, रोहेलखंड बताया था ना। ये अलग अलग स्टेट्स क्यों आए थे? मृदा, क्या हो रहा था? क्या वीक हो रहा था? किसका एम्पायर? क्यों वीक हो रहा था? हाँ, कैपेबल नहीं थे। तो जब भी कोई सेंट्रल अथॉरिटी वीक हो जाती है, तो जो टेरिटोरियल या आप देखते रीजनल स्टेट्स होते हैं, वो अपना मुंह उठाने लगते हैं, ठीक है। वही हुआ, और इस उसी उसी कड़ी में एक है बंगाल, मुर्शिद कुली खान ने इसे बनाया, और बाद में उसमें बहुत योग्य सुल्तान भी आए, मतलब जो नवाब भी आए, और उसमें से फिर उसके बाद अली वर्दी खां आया, और फिर इसी क्रम में 4-5 के बाद में आप देखते हैं 1756 में सिराज उद्दौला आया, ठीक। और बताया था कि वो अपनी दरबारी षड्यंत्रकारी राजनीति से, दरबार में बहुत सारी गुटबंदी चल रही थी, नाम कुछ बताए थे, घसीटी बेगम, शौकत जंग, ठीक है, और ये लोग सब नवाब के साथ में सत्ता में जो पार्टिसिपेशन चाहते थे, कि सत्ता में इनका भी अपना कुछ हिस्सा होना चाहिए, या इनकी भी चलनी चाहिए दरबार में। उसमें से मीर जाफर भी एक था, और मीर जाफर सीधे सिराज से जो है सैनिक रूप से झगड़ा मोल नहीं ले सकता था, तो उसने अंग्रेजों का साथ लिया था, और अंग्रेजों को भी साथ चाहिए था। उस दिन आपको पूरी कहानी बताई थी कि किस तरीके से सिराजुद्दौला ने बार बार अंग्रेजों को मना किया कि तुम जो कासिम बाजार है उसका फोर्टिफिकेशन ना करिए आप, अगर आप कासिम बाजार का दुर्गीकरण करेंगे तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है। उन्होंने बहाना बनाया था कि हम फ्रेंच लोगों से बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं, कुछ याद आया? ठीक है, फ्रेंच लोगों से बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो उसने कहा नहीं, आप हमारे राज्य में हैं तो हम आपको सुरक्षा देंगे, आपको अलग से कोई दुर्ग बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो लोग नहीं माने, तो सिराजुद्दौला ने आक्रमण किया, अंग्रेजों को पीट पाट दिया, ठीक कर दिया, और उसके बाद में काल कोठरी की घटना हुई थी, याद करिए, ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी। ये काल कोठरी की घटना हुई, ब्लैक होल ट्रेजेडी, और उसका वर्णन मिलता है कहाँ? द अलाइव वॉज वंडर नाम एक किताब है, किताब का नाम याद रखिएगा, ठीक है, ये कई बार लिखने के काम आएगा। अलाइव वॉज वंडर, या जिसमें जीना क्या बहुत आश्चर्यजनक घटना है, ठीक है। ये किसकी है? जी जेड हॉलवेल की। हॉलवेल ने इसको लिखा, और इस पूरी कहानी के आधार पर बताया कि कुछ 153-56 लोग एक कमरे में बंद कर दिए गए थे, एक छोटा सा कमरा था, और उसमें जो है इनको बंद कर दिया गया। बाद में सफोकेशन से इसमें केवल 23 लोग ही जिंदा बचे थे, बाकी सब मारे गए, जिसमें बच्चे भी थे, जिसमें महिलाएं भी थी, और भी लोग थे।
तो इस वजह से अंग्रेजों ने इसको दुष्प्रचारित करना शुरू किया कि भाई इतने लोगों को हमारे नवाब के आदेश पर मार दिया गया है। ठीक है, तो ये पूरे दुनिया में उन्होंने प्रचार करना शुरू किया और बहाना बनाया कि किसका, प्लासी के युद्ध के लिए इन लोगों ने। फिर बाद में प्लासी का युद्ध हुआ, पूरी घटना बताई दी थी, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए। और वो अंग्रेजों की विजय नहीं थी, जैसे एक स्टेटमेंट आता है अंग्रेजों की विजय थी या वो षड्यंत्र की विजय थी। ठीक है, षड्यंत्र की विजय, कॉन्स्पिरेसी जीती थी, ना कि अंग्रेज जीते थे। ठीक है, के एम पनिक्कर साहब कहते हैं, एक विद्वान है, के एम पनिक्कर ने लिखा है कि प्लासी के युद्ध में मीर जाफर ने नवाब को, ठीक है, अंग्रेजों के हाथों बेच दिया था। एक सौदा हुआ था, ना कि कोई युद्ध हुआ। युद्ध तो मुश्किल से 2-3 घंटे हुआ था, और अगर युद्ध होता तो नवाब ही जीतता, यह बिल्कुल तय था। लेकिन फिर भी जब जैसे ही नवाब फील्ड से गया, समझाया बुझाया उसको कि भाई तुम जाओ, हम जीत कर पहुंच रहे हैं, वापस आ रहे हैं। और फिर उसके बाद दोनों क्लाइव और मीर जाफर गले मिले थे, और गले मिलकर के कहा कि बस युद्ध हो गया, युद्ध समाप्त हुआ। और फिर बाद में मीर जाफर के बेटे मीरन ने जाकर के सिराजुद्दौला की हत्या कर दी, और फिर अगला नवाब कौन बना था, मीर जाफर। ठीक, तो सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध के बाद, मतलब प्लासी के युद्ध तक कौन है, सिराजुद्दौला है, और फिर उसके बाद में कौन आ गया, मीर जाफर। ठीक है, मीर जाफर आ गया। देन मीर जाफर कुछ दिनों तक नवाब रहा। क्लाइव को जरूरत पड़ती थी पैसे की, तो वो मीर जाफर के सामने झोली फैला के खड़ा हो जाता था, मुझे 20 लाख रुपए दे दो, मुझे 10 लाख रुपए दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो अधिकार दे दो, दुनिया भर की चीजें मांगता रहता था। एक समय के बाद में मीर जाफर ऊब गया, कहा भाई कितना पैसा दे दे तुम्हें, हम तुम रोज रोज मांगने चले आते हो। तो इसके खिलाफ षड्यंत्र किया मीर कासिम ने। ठीक है, मीर कासिम ने, और मीर कासिम ने कहा कि ये आपको नहीं दे पाएगा, हम देंगे पैसा, तो हमको नवाब बना दो। तो मीर जाफर ने मीर कासिम के पक्ष में, कि भाई मीर कासिम को नवाब बनना है, इसके पक्ष में अपनी गद्दी त्याग दी, कहा हम छोड़ रहे हैं, इनको बैठा दो। मीर कासिम नवाब बना, तो ये बड़ा योग्य आदमी था, और ये वो अंतिम व्यक्ति है इतिहास में, जिसने, उस समय के इतिहास में, जिसने अंग्रेजों के जुए को उतारने का प्रयास किया, फेंकने का प्रयास किया। जुआ मतलब समझ रहे हैं ना, शब्द इस्तेमाल रखना, जुआ, या कई बार बोलते कार्ट अंग्रेजी में। ठीक है, जैसे जब बैल देखे होंगे ना, बैल बैल जब जुताई करते हैं, ये मान लो 2 बैल हैं, हाँ ऐसे, तो उसमें एक ऐसे लकड़ी का पहना दिया जाता है, हाँ, जिसके ऊपर वो रखा रहता है ना बैल, कभी देखा होगा, उसको बोलते जुआ। ठीक है, तो कहते हैं कि उसने उस जुए को, जब तक वो जुआ लगा रहता है तब तक बैल कंट्रोल में रहता है। ठीक है, तो उस जुए को, मतलब अंग्रेज को उतारने का प्रयास अंतिम तौर पर किसने किया, मीर कासिम ने। इसने सुधार लागू किए, इसने अपनी राजधानी परिवर्तित कर दी, राजधानी को ये मुर्शिदाबाद लेकर के चला गया, दूर। ठीक है, कि यहां पर रहेगी तो फिर दिक्कत होगा, यहां पर बार बार ये लोग आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, तो अपनी राजधानी हटा देते हैं हम यहां से। इसने एक काम और किया, इसने कृषि में इजारा व्यवस्था लागू की। इजारा मतलब होता है ठेका सिस्टम या कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग करा करके, और खूब सारा प्रयास किया, ऋण दिया। ठीक है, किसानों को बीज बंटवाए, पानी की व्यवस्था की। एक बार से फिर से लगने लगा कि बंगाल डेवलप कर रहा है, लोगों को यह महसूस होने लगा कि बंगाल का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो अब जब से ये लगने लगा कि बंगाल का डेवलपमेंट होने लगा है, तो अंग्रेजों को लगा कि मीर जाफर से पैसा मांगते थे, तो उसने एक समय के बाद में मना कर दिया था। तो मीर कासिम से ये उतना पैसा नहीं मांग रहे थे, इनको लग रहा था कि भाई सब तो अब ले ही चुके हैं, तो अब कुछ दिन के लिए थोड़ा सा तसल्ली रखते हैं। लेकिन जब देखा कि बंगाल में प्रोडक्शन बढ़ गया, ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ गया, मंडियों में अनाज दिखने लगा, रेवेन्यू कलेक्शन बढ़िया हो रहा है, तो अंग्रेजों को लगा कि नहीं, हमें कुछ वसूली अपनी बढ़ानी चाहिए। ठीक है, तो वसूली बढ़ाने के लिए इन लोगों ने किया क्या, तो अंग्रेजों ने एक नई प्रणाली शुरू की
या एक नया वसूली का तरीका निकाला। बंगाल में एक सिस्टम चलता था जिसे हम कहते हैं दस्तक प्रणाली या दस्तक सिस्टम, अंग्रेजी में भी दस्तक कहते हैं। दस्तक का मतलब होता है पास। किसी चीज का पास मिलता ना, शो देखने का पास है जाने का, तो ये टोल टैक्स वसूलने वाला पास था। ठीक, जिसके पास ये पास होता था उसको टोल टैक्स नहीं देना पड़ता था। और ये इशू होता था कलकत्ते से। कलकत्ता में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टाइप के लोग बैठते थे कलकत्ता में, जो अंग्रेजों के, ये लोग दस्तक इशू करते थे। किस लिए इशू करते थे ये समझिएगा। मान लीजिए किसी को कोई स्थान ए है और कोई स्थान बी है, ए से बी जाना है, मान लो कोई सिटी है ए और फिर उसको जब बी सिटी को जाना है, तो इसके बीच में टोल टैक्स की वसूली होती थी। तो ये वसूली एक तो इंडियन से होती थी कि भाई इंडियन कोई भी व्यापारी कोई सामान लेके जाएगा तो उसका एक निश्चित मात्रा में उसको इतना टोल टैक्स देना पड़ेगा, चुंगी कर देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अंग्रेज इससे मुक्त थे। अंग्रेजों को कहा गया कि भाई हम मुट्ठी भर लोग हैं और यूरोप से आए हैं व्यापार करने, तो हमसे दस्तक ना वसूला जाए। तो नवाब ने कहा ठीक है भाई, इसमें कोई बुराई नहीं है, दो चार लोग, 50 लोग, 100 लोग हैं, तो उसमें कोई बहुत हमारे रेवेन्यू पे फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इनसे ना वसूला जाए, ये तो बढ़िया है। ठीक, अब अंग्रेज, जब भी कोई अंग्रेज यहां पर पहुंचता था तो यहां पर जो भी वसूली करता था वो देख करके ही पहचान जाता था, भाई ये अंग्रेज है, तो अपना खोल दिया, जाओ, कोई दिक्कत नहीं। वो पास भी नहीं मांगता था भाई, क्योंकि वो देखने में ही लगते थे ना अंग्रेज हैं वो, तो एक तरीके से उनके लिए एकदम फ्री मूवमेंट था। ठीक, लेकिन इन लोगों ने एक जो गड़बड़ करनी शुरू कर दी, इनसे तो पास मांगा नहीं जाता था या इनका अपना फ्री था। मान लो मैं कोई अंग्रेज हूं और मुझे अपना सामान लखनऊ से बाराबंकी लेके जाना है और बीच में कहीं पर वसूली होती है, आज हम एक दिन लेके जाएंगे और बाकी दिन क्या प्रतिदिन थोड़ी सामान लेके जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए महीने के एक दिन हम गए, 29 दिन हमने इनको दे दिया आस्था को कि आस्था ये तुम पास अपने पास रखो। जितना तुम्हारा पैसा पास से बचेगा, मान लो तुम्हारा 100 रुपया बच रहा है, तो तुम एक काम करना, 100 तुम्हारा बच गया तो तुम एक काम करो, 50 हमको दे देना, 50 तुम्हारा फायदा हो जाएगा, तब भी तुम्हारा 50 बचेगा, है ना। पास इसको दे दिया, किराए पर पास दे दिया है कि इस किराए इस वाले पास से तुम्हारा 50 रुपया बच जाएगा, 50 हमको दे दिया करना। अब एक तरफ तो अंग्रेज स्वयं टैक्स नहीं दे रहे हैं, टोल टैक्स नहीं दे रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय व्यापारियों को पास दे करके उसे किराए पे चला रहे हैं और नुकसान कर रहे हैं। एक तो तुम स्वयं नहीं दे के नुकसान कर रहे हो, दूसरी तरफ अपने पास को किराए पर दे करके नवाब का और नुकसान कर रहे हो। तो मीर कासिम ने ऊपर चिट्ठियां लिखी कि साहब ये गलत है, हमने छूट अंग्रेजों को दी है क्योंकि वो कुछ कम लोग हैं, व्यापारी हैं, लेकिन आप लोग तो मतलब एकदम से किराए पर पास चला करके हमारा नुकसान कर रहे हैं, ये गलत है, इसको जो है बंद कराइए। लेकिन अंग्रेज जो उनका वो था डायरेक्टर बोर्ड था, वो जो माना नहीं, बात ठीक है चलने दो ऐसे, चलने दो ऐसे। मीर कासिम को ये बात बहुत बुरी लगी कि ये तो हमारी सत्ता को चैलेंज है, हम मतलब हमारे राज्य में तुम व्यापार कर रहे हो, हमारे इलाके में कर रहे हो, फायदा भी कमा रहे हो, ऊपर से तुम हमारा नुकसान भी कर रहे हो, रेवेन्यू नहीं कलेक्ट होने दे रहे हो हमारा। तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो उसने कहा कि अब से एक कोई तिथि है, डेट है, कहा अब से ना तो इंडियन देगा और ना ही जो है कोई क्या कहते ब्रिटिशर देगा, सबको फ्री कर दिया। अब इनको दिक्कत हो गई। दिक्कत किस बात की हो गई, जैसे मान लीजिए कोई अंग्रेज 10 रुपए का सामान यहां से लेकर के चला और उसने 1 भी रुपया टोल टैक्स नहीं दिया, तो उसका जो है माल 10 रुपए का ही हुआ। वो चाहे तो 10 रुपए में बेच दे, 11 रुपए में बेच दे। लेकिन अगर कोई इंडियन व्यापारी ले गया 10 रुपए का सामान, उसने 2 रुपया यहां पर टोल टैक्स दिया, तो उसका सामान 12 रुपए का हो गया, तो उसको वो वाला सामान महंगा बेचना पड़ेगा। इनका माल बहुत आसानी से, चूंकि सस्ता होता था तो जो बिक जाता था, और इनके माल में टोल टैक्स लगता था, इस वजह से इनका माल महंगा हो गया तो कम बिकता था।
इस वजह से भारतीय व्यापारी परेशान थे। तो जब नवाब के सामने अर्जी लगाई गई तो नवाब ने कहा सबको छूट दे दिया। अब अंग्रेजों को दिक्कत यह हुई कि जो माल बहुत आसानी से बिक जाता था, अब तो दोनों का दाम बराबर हो गया ना। तो अब कह रहे नहीं, ये नहीं चलेगा, भारतीय व्यापारी टैक्स दें, टोल टैक्स दें, हम टैक्स नहीं देंगे। और इसी बात को लेकर के दोनों के बीच में विवाद बढ़ता गया और इससे बक्सर की पृष्ठभूमि तैयार हुई। बक्सर का युद्ध हुआ और इस युद्ध में मीर कासिम अपनी व्यवस्था करने के लिए पूरे बिहार बंगाल में समर्थन का प्रयास कर रहा है कि भाई कोई समर्थन दे हमें, कोई कुछ जो है छोटे मोटे रजवाड़े, इनसे बातचीत हो जाए। एक जगह रास्ते में दोनों गुट जा रहे थे, एक साइड से मीर जाफर जा रहा था, एक साइड से अंग्रेजों की टुकड़ी जा रही थी। तो दोनों ने कुछ अपना हो हल्ला किया होगा, तो दोनों आपस में क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, झड़प हो गई एक, और उसमें मीर कासिम को अंग्रेजों ने पीट दिया। अब वो समझ गया कि आज ये युद्ध हुआ, छोटा सा युद्ध हुआ, एक आध 2 घंटे का, इसके बाद अब बड़ा युद्ध होना बाकी है। तो वहां से भाग आया अवध। वो अवध जब आया, पहुंचा यहां पर, लखनऊ पहुंचा, तो मुगल सम्राट शाह आलम यहां पिकनिक मनाने आया था। अपनी जितनी पूरा रानी वानी बेगम वोगम लेकर के यहां पिकनिक पर था। पहुंचा, बताया कि साहब ये सब ऐसे पीट पाट रहे हैं हम लोगों को। तो अच्छा क्या करना है? तो ठीक है, कहने को तो मुगल सम्राट था ही, अचानक से उसको भी जोश आया, कहा सेना बनाओ। तो सबने मिल करके, एक तो क्या मुगल सम्राट, उधर मीर कासिम के पास, और यहां का नवाब सुजाउद्दौला, इन सब ने मिलकर एक 30-40 हजार की एक अपनी सेना बनाई और बक्सर में जाकर के डट गए, आप युद्ध करेंगे और इस बार पीट देंगे। और चूंकि मुगल सम्राट जब साथ में आ गया तो थोड़ा सा जोश आ गया लोगों में। हालांकि वो किसी काम का कबूतर हो गया था वो, ठीक है, कबूतर समझ रहे हो ना, जब कबूतर के ऊपर कोई संकट आता है तो अपनी मुंडी अंदर कर लेता है वो, उसको लगता है कि अगर हम आंख बंद कर लेंगे तो कोई संकट नहीं आएगा, ये कबूतर की आदत होती है। तो कबूतर हो गया था, उसे कोई भी संकट आता था वो छिप जाता था चुपचाप कि अब कोई समस्या नहीं है। तो अब उससे तो कुछ होने वाला था नहीं। युद्ध हुआ, इस बार अंग्रेजों ने बहुत बेहतर युद्ध किया। पिछली बार जो युद्ध हुआ था वो कॉन्स्पिरेसी थी, षड्यंत्र था, जिसे मीर जाफर ने अंजाम दिया था। लेकिन इस बार अंग्रेजों ने बहुत कुशलता से और बहुत ही आधुनिक तरीके से युद्ध किया और बहुत ही छोटी सी टुकड़ी ने इनकी बड़ी सेना को पीट दिया। लेकिन ये बात पिट गई, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। भाई युद्ध है, कोई ना कोई तो हारेगा जीतेगा ही। बड़ी बात यह थी कि इस बार उस हारने वालों में मुगल सम्राट शामिल था। बात बड़ी ये थी कि जिसके नाम से पूरे हिंदुस्तान का शासन चलता था, वो व्यक्ति हार गया इस बार। वो हारा तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया, कंपनी की वास्तविक विजय ये नहीं थी कि वो बक्सर जीत गया है। वास्तविक विजय ये थी कि दूसरे पक्ष में उसने मुगल एम्परर को हरा दिया है, और ये बहुत बड़ी बात थी उस समय के हिसाब से। तो जब पराजित कर ले गए तो भाई संधि होगी। तो 1764 में क्या हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, और बक्सर के युद्ध के बाद में 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई, ठीक। और इस इलाहाबाद की संधि के माध्यम से क्या किया गया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार, दीवानी मतलब रेवेन्यू राइट्स, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है दीवानी, जिसे हम बोलते हैं रेवेन्यू राइट्स या रेवेन्यू वाला काम, और दूसरा होता है फौजदारी। फौजदारी मतलब क्रिमिनल या जुडिशियल काम जो किया जाता है उसे फौजदारी में रखते, क्रिमिनल वाले काम, ठीक है। तो दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिल गए। अब आप कहोगे इसमें क्या बड़ा है? बड़ा है, देखिए इसमें बड़ी बात यह है, जब भी हम किसी राजा या किसी बादशाह या सुल्तान की बात करते हैं, ठीक है, बादशाह या पादशाह जो कहते हैं, या कोई सुल्तान है, जब भी इनकी बात करते हैं तो इनकी कमाई का सबसे मुख्य जरिया क्या होता है? रेवेन्यू, ठीक है, या दीवानी अधिकार। और ये इनका एक तरीके से मोनोपोली होती है। अगर कहीं का राजा है तो कर उसके नाम पर ही वसूला जाएगा,
और किसी के नाम पर वसूला नहीं जाता है। तो इन लोगों ने, किसने, अंग्रेजों ने मुगल एम्परर से 26 लाख रुपए सालाना के बदले, 26 लाख रुपए साल के बदले इन लोगों ने क्या किया, रेवेन्यू राइट्स परचेज कर लिया। कहां का, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। कहा तुम्हें हम फिक्स पैसा देंगे 26 लाख रुपया, तुम इसको अपने पास रखो, बाकी सारी वसूली हम अपने पास रखेंगे। दो बात समझिएगा, जो समझाने वाली चीजें हैं, बाकी प्लासी उलासी तो सब जानते ही, पढ़ी लोगे। देखिए दो काम होते हैं, एक तो आपको बताया कि रेवेन्यू वाला काम। तो अगर आप देखेंगे कि जब भी कोई राजा होता है तो वो कुछ काम निजामत के करता है। निजामत एक आता है टर्म, निजामत। निजामत का मतलब होता है कि जो कुछ भी निजाम या हेड, निजाम का मतलब होता है हेड। हालांकि ये किसी व्यक्ति का नाम है, लेकिन बाद में इसे इस्तेमाल किया जाता है किसी हेड के, कहते हैं कि ये उस देश के निजाम हैं। जबकि एक वो था नाम था निजामुल मुल्क, जिसने स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये काम होता निजामत। चूंकि हम क्या राजा हैं, निजाम हैं, तो हमें कुछ वेलफेयर के काम करने होते हैं। किसी की शादी विवाह कराना, गरीबों को दान देना, सड़कें बनवाना, ठीक है, सराय बनवाना, पेड़ लगवाना, नलकूप लगवाना, नहरें खुदवाना। इसके लिए आप अलग से कोई पैसा नहीं वसूलते हैं कि आ जाओ चलो भाई, अभी कहें योगी आदित्यनाथ जी कि हमको 21 तारीख को सबसे योग मनवाना है, सब लोग 10-10 रुपया जमा करो। ये थोड़ी होता है। या हमको सड़क के किनारे पेड़ लगवाने, तो 20-20 रुपया लाओ, सब लोग अपना अपना पेड़ लेकर के आओ सब लोग। जो कमाई उनको रेवेन्यू से होती है, जीएसटी से होती है, ठीक है, कारपोरेट टैक्स से होती, उसी में वो काम भी शामिल है। उसी में से एक हिस्सा निकाल करके वो लोग वेलफेयर पे खर्च करते हैं। तो जो कमाई हो रही रेवेन्यू में, इसी पैसे में से क्या होगा, वेलफेयर के काम भी किए जाएंगे। लेकिन अगर बैठा व्यक्ति इंडियन है तब तो उसको वेलफेयर से मतलब है, लेकिन अगर पैसा अंग्रेज के हाथ में है तो उसे कोई मतलब नहीं। वेलफेयर हो चाहे आग लगे बर जाओ, हमें क्या मतलब। तुम्हारे यहां अकाल पड़े, सूखा पड़े, सड़क बने ना बने, सराय बने ना बने, गरीब विधवाओं का कल्याण हो चाहे ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो निजामत वाले काम से कोई मतलब इनको नहीं था। तो इन्होंने कहा कि हम 26 लाख रुपए के बदले वसूलेंगे। उस समय लगभग 80 से 90 लाख की वसूली होती थी, लगभग। ठीक है, तो 26 लाख निकाल दो, बाकी 50-55 लाख रुपए बचा इसमें से। तो 50-55 लाख रुपए में बाकी सारे काम होने थे। तो अंग्रेज क्या करते थे, मीर जाफर को या मीर कासिम को या किसी ऐसे व्यक्ति को हटा करके स्वयं नवाब नहीं बने। रॉबर्ट क्लाइव ने स्वयं नवाब का पद नहीं लिया था, वो तो पर्दे के पीछे से काम करता था। जो भी कलेक्शन आता था वो चुपचाप अपने पास रख लेते थे और नवाब से कहते थे अब तुम बाकी काम करो, अब पैसा तुम रख लिए हो, ठीक, और अब हमसे उम्मीद कर रहे हो कि बाकी सारा काम हम निपटाएंगे। तो ये पॉसिबल नहीं था। तो बंगाल में तत्कालीन समय में एक तो नवाब की सत्ता है दिखावे वाली, जिसके पास कोई पैसा कोई अधिकार नहीं है, और पीछे से पर्दे के पीछे कंपनी वास्तविक सत्ता है जिसके पास सब कुछ कलेक्शन होता है, सब अधिकार रखती है। अगर कुछ भी तुमने बकैती की तो मारपीट के तुमको ठीक कर दिया जाएगा। इसे डुअल गवर्नमेंट कहते हैं। बंगाल में दोहरा शासन, किसकी किसकी, एक कंपनी की सत्ता काम कर रही है जो वास्तविक है, ओरिजिनल पावर उसके पास हैं, और दूसरा कौन है, नवाब है जिसके पास में कोई पावर नहीं है, वो बस खाली दिखावे के लिए गद्दी पर बैठाया गया है। इसे बंगाल में दोहरा शासन या डायार्की के नाम से जाना जाता है। इसे कहते हैं डायार्की। बात समझ में आ गई? हाँ, उनको देखिए डर था, डर तो सबको होता है, लेकिन जब विद्रोह होगा तो उससे भी निपटा जाएगा। मेन चीज तो कमाई है, शोषण है।
पैसा लेने आए, पैसा मिल रहा है, होगा भाई। ये कौन नहीं जानता था कि जैसी नीतियां लेकर के तुम चले हो, 1857 के पहले ही पता था कि कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो ही जाएगा, और हो ही रहा था। भाई आप देखिए, आदिवासियों का विद्रोह तो पहले ही हो गया था, किसानों का विद्रोह उसके बाद हुआ, तब 1857 हुआ है। तो वो जानते थे। देखिए हमेशा जब भी कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री में, एक कोई कंट्री है और वो कहां गई, बी में गई है, तो अगर इसमें आई, और ये क्या मदर कंट्री मान लो, मदर मतलब समझ रहे हैं, जिसने उपनिवेश बनाया है, और ये क्या कॉलोनी है। कॉलोनी मतलब उपनिवेश, अभी हम अलग समझा देंगे उपनिवेशवाद या बाकी क्या होता है। तो ये वाली मदर कंट्री जो होती है, ये कॉलोनी अगर अपना बनाए तो उद्देश्य केवल क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग, कि हमें कमाई करनी है और यहां से कमाई करके अपने देश को ला करके पूरा कर देना है। अब अगर उसमें थोड़ा बहुत युद्ध वगैरह हो ही रहा है, विद्रोह हो ही रहा है, तो उसी के पैसे से, भाई हमारी पिटाई तो हमारे ही पैसे से हुई। अंग्रेज के पास क्या था, नंगे फुक्के घूमते थे कि कोई था भी, लूट लूट के 53 देशों को लूटा, तब वो ब्रिटिश साम्राज्य चल रहा था, और कुछ नहीं था ब्रिटेन के पास। इतना लूटा कि सब ला के अपना भर लिया। भाई हम भी तो कभी सोने की चिड़िया उड़िया कहे जाते थे, याद करिए, पढ़ा होगा बचपन में कि हमें हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, मतलब यहां यहां सोने की चिड़िया मतलब क्या है, प्रतीकात्मक बात है कि हम बहुत अच्छे स्थिति में थे। मतलब इंडिया, आपको विश्वास, आगे हम बताएंगे कि उस समय इंडिया मेकिंग में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेंटर था, मैन्युफैक्चरिंग में। और जो देश मैन्युफैक्चरिंग में हब होता है वही देश सुपर पावर होता है। बाकी सर्विस सेक्टर के दम पर आप कभी सुपर पावर नहीं बन सकते। चाइना आज अगर सुपर पावर की तरफ बढ़ रहा है तो केवल एक चीज है, क्या, मैन्युफैक्चरिंग, बस। तो उस समय हम जो है मैन्युफैक्चरिंग के हब हुआ करते थे, बहुत सारा प्रोडक्शन होता था और पूरी दुनिया को सप्लाई होता था, और इसको पूरा संसार देखता था। लोग बड़े चाव से भारतीय कपड़ों को, भारतीय सामानों को खरीद। आज आप लोग कहते हैं ये बोर्ड मेड इन जर्मनी है, मेड इन जापान है, अमेरिका यूएस का बना हुआ है। तो तब उस टाइम लोग कहते थे भाई भारत का बना हुआ कपड़ा है, ये बहुत फाइन होता था। मसलन कपड़े का नाम सुना होगा, जिसे आप मखमल कहते हैं, ठीक है। आप देखते बनारसी साड़ियां, जरी जरदोजी का काम लखनऊ में बहुत होता है, जरी जरदोजी, चिकन के कपड़े, भागलपुरी चादरें, जामदानी साड़ियां बंगाल के क्षेत्र में, ठीक है, कांजीवरम का सिल्क, पटोला सिल्क, ये सब बहुत वर्ल्ड फेमस का था। और लोग ऐसे फटी आंखों से देखते थे कि भारत कितना बढ़िया बनाता है, कितने फाइन कारीगर हैं इनके पास। तो ये लोग जानते थे कि बहुत पैसा यहां पर एक्यूमुलेट है, तभी तो सब हमको ही लूटने आए। यूपीएससी में क्या क्वेश्चन आया है, यूपीएससी में आपसे पूछा गया है कि इतनी मार लूटे हैं फिर भी हम खड़े हुए हैं। भाई जितना हमें लूटा गया उतना कोई देश नहीं लूटा गया है। अल्लामा इकबाल साहब ने क्या लिखा है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, दुश्मन रहा हो चाहे दौरे जमा हमारा। इतने लूटने के बाद भी हम अगर वर्ल्ड की 5वीं इकोनॉमी है तो आप सोच सकते हो। जॉन डिग्बी का स्टेटमेंट है, जॉन डिग्बी जो राजा राम मोहन राय के साथ में काम करते थे, ठीक है, उन्होंने बताया है कि कुछ करोड़, 18 करोड़ पाउंड, ऐसे कुछ एक आइडिया दिया है कि केवल 10 से 15 सालों में अंग्रेज यहां से निकाल ले गए थे, 1800 से 1815 के बीच में 18 करोड़ पाउंड। और अगर टोटल पैसा जोड़ा जाए तो अंग्रेजों ने तत्कालीन समय के हिसाब से 3 लाख करोड़ रुपए यहां से ड्रेन किए थे, जिसमें सब कुछ जोड़ लो, हीरे जवाहरात, लूट खसोट, जितना रेवेन्यू, 3 लाख करोड़ रुपए की लूट इंडिया की हुई थी। तभी तो हम एक, जब देश आजाद हुआ बच्चा लोग, तो हमारे सामने बहुत बड़े चैलेंजेस थे। भाई देश आजाद दो हुए थे ना, 2 डोमेनियन बने थे ना, एक इंडिया और एक पाकिस्तान।
पाकिस्तान में देखिए टमाटर 250 किलो बिक रहा है, आटा 300 किलो, पेट्रोल 300 लीटर, ठीक है, बिस्कुट नहीं दे पा रहे हैं। अभी देखिए बीबीसी अभी उसको कवर कर रहा था थोड़े दिन पहले, लोग बता रहे हैं कि कितने बुरे हालात हैं, बहुत बुरे हालात है पाकिस्तान में। अब उसको जो दिखा, भाई इमरान खान वाला केस सुना ही हो आप लोगों ने, किस तरीके से उनके पक्ष में लोगों ने गवर्नर हाउस तक फूंक दिया, ठीक है। तो वो जनता क्या है, बहुत परेशान। आजाद हम भी हुए थे, हम कहां खड़े हैं, हमारी क्या इज्जत है और पाकिस्तान की क्या इज्जत है, ना उसके बात की इज्जत है, ना उसके देश की इज्जत है, ना उसके नेताओं की इज्जत है। पता नहीं एयरपोर्ट वोर्ट पे जाते हैं सब, अमेरिका अमेरिका में तो सब तलाशी वलाशी लेने लगते हैं कि दिखाओ इमरान खान हो गए तो होगा होगे, हमें इससे क्या मतलब है, नाराज हो जाते हैं सब। तलाशी क्यों लेते, इज्जत नहीं है उनकी। जबकि कोई भी अगर किसी देश का प्रतिनिधि जाता है तो उसे डिप्लोमेटिक पावर्स होती है, उसे कोई चेक वक नहीं कर सकता है। लेकिन वहां चेक कर, तुम जेब दिखाओ अपना, क्या लेके आओ, बम लिए तो नहीं घूम रहे हो तुम। भरोसा ही नहीं इन लोगों का। आई कार्ड दिखाओ अपना, हम इमरान खान है, हो गए इमरान खान, हमें क्या मतलब इससे। मोदी जी बताइए, सऊदी अरब का शेख क्या कह रहा है, जय सिया राम। हम ये नहीं कह कि सिया राम कह रहा है, हम इसके पक्ष में मत जाइए, वो कुछ भी कहे इसके अलावा कह दे, वो और किसी धर्म का ले ले, लेकिन ये प्रभाव है भारत का, ये अपना वैश्विक प्रभाव है कि लोग मजबूर हैं कहने को, ठीक है, सबको खाना पानी खिला रहे हैं। तो ये चीज जो दो डोमेनियन में बनी वो चीज है। तो लूटा बहुत हम लोगों को इन लोगों ने, वही लूट वाली कहानी अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ये सब पृष्ठभूमि थी। तो एक टॉपिक हम लोग अब पढ़ेंगे, द एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज। हेडिंग डालिए। प्लासी बक्सर लिखवा दें क्या, किताब में पढ़ लोगे यार, हाँ क्यों देवियों, सब तो मतलब ऐसे है, क्या कहती हो। प्लासी बक्सर चलो बीच में आएगा, अभी लिखवा देंगे, लिखवा देंगे, लिखवा देंगे, तनाव मत लो, समझ लो यार, पढ़ तो खुद ही लोगे। समझ गया जो, उसको फिर लिखने उखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में। देखो आज किसी ने आंसर लिखा है, कौन दिखाया था मुझे, हाँ इसने आंसर, आंसर इसे किताब नहीं पढ़ी है, लेक्चर सुन के लिखा है, लेकिन ठीक लिखा है, बुरा नहीं है। बेस्ट नहीं कहेंगे लेकिन बुरा भी नहीं है, वर्स्ट भी नहीं है, ठीक है। अगर आपको लेक्चर भी याद रह गया तो पास होने भर का नंबर पा जाओगे, ठीक, बहुत बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो कभी कुछ पढ़े बड़े नहीं, हम तो कुछ झूठ नहीं बोलते हैं, कसम भगवान बता रहे हैं, मैंने कभी पढ़ाई नहीं की है। तुम लोग विश्वास मानो, माँ बाप भाई बहन कसम खा ले हमको, ठीक है, कि हम कभी पढ़ते वढ़ते नहीं थे। हम बहुत ही जो है मस्त मौला आदमी रहे शुरू से। मन करता था तो कभी कभार किताब किताब खोला, पेपर था जिस दिन हमारा पीसीएस का फोर्थ पेपर जो था, थर्ड पेपर या फोर्थ पेपर था, थर्ड पेपर का मुझको जिस दिन पेपर था उस दिन हम जान पाए कि इसमें क्या क्या आता है, जब मुझे पेपर मिला। सच बता रहा हूं, कसम खा के कह रहा हूं, मुझे ये नहीं पता था कि उसमें साइंस टेक भी आता है, साइंस वाइंस भी आता है। तो हम इन्वायरमेंट में जान करके गए थे, जब उसमें देखे उसमें सब पूछ रहा है ऐसे, कुछ समझ भी नहीं ही ना आए, और दूसरा मैं लिखते लिखते जो है थक जाता था। तो फोर्थ पेपर में लास्ट में जो 3 बड़े क्वेश्चन थे इथिक्स के, हम भाई थक गए और हमने कहा अब हम नहीं लिखेंगे। सब कहें कि आपका हो गया, हम कहा हो गया, सबको लगा था कि मेरा हो गया, तो सबको बस खाली फ्रस्ट्रेट कर रहे थे, हमने पूरा कर दिया, रखा हुआ है, दिखाएं, क्या नहीं नहीं दिखाइए मत, बैठे रहते थे। अगर पूरा पेपर करते तो और अच्छी रैंक आ जाती, पूरा कभी करते ही नहीं थे, लास्ट में बस खाली इसे डिजाइन विजाइन बना देते थे, ये 2 4 पॉइंट लिख देते थे, थक जाता था हाथ। अब बहुत लापरवाह इंसान हूं ना, काहिल आदमी हूं मैं, ठीक है, बस खाली पढ़ा ही लेता हूँ थोड़ा बहुत। तो ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है, यूपीएससी है ना, पास हो जाओगे। ज्यादा नोट्स वोट्स के चक्कर में पढ़ोगे बच्चा लोग, किसी के नोट से पढ़ाया ना कुछ नहीं आएगा। जो जितना बड़ा बकैत है वो उतना जल्दी आईएएस बनेगा, इसको तुम लिख के धर लो। पेपर जैसा आया है इस बार का, मतलब धुआं धुआं कर दिया है, ठीक है। मतलब कुछ लोगों को तो समझ में नहीं आया उनके साथ हो क्या रहा है, ठीक है। तो आप लोग भी
देखिए हम ये नहीं कह रहे कि बहुत टफ आया है, टफ अब से मतलब नहीं है। वो जनरल इंटेलिजेंसिया पर मैं बार बार समझाता हूं, पिछले 10 बरस से एक ही बात बक रहा हूं, पढ़ो कम, जनरल दिमाग ज्यादा पैदा करो। ठीक, जनरल दिमाग ज्यादा पैदा करो। किताबी जो लोग होते हैं ना, होते हैं रट्टू तोते होते हैं, वो आईएएस के लिए मुफीद नहीं होते हैं। और अगर गलती से बन भी गए तो उनकी विभाग में कोई इज्जत नहीं होती है। हर चीज, जैसे आज मैं एक मीटिंग में बैठा था, तो मेरी सीडीओ कह रही, मैंने उनसे कोई बात कही, आईएएस है अनीता यादव, अब ये सब क्या है, वही सब आईआईटी वाईटी में 1+2 स्क्वायर करके आ गई हैं, पता वता कुछ है नहीं दुनिया के बारे में। ठीक है, कोई चीज, एक तो इन लोगों को खाली गणित समझ में आती है, और दूसरा कहाँ से पैसा आया है आने वाला भी समझ में आता है। ये दो मुद्दे बता दो। खाली गणित समझ में आती कि इतना जोड़े तो इतना घटाए, ये आंकड़ा गलत है, वो आंकड़ा गलत है, अरे दुनिया आंकड़े से बाहर है। ठीक है, एक विडो को मैंने रेकमेंड किया था जॉब के लिए। अब वो, जैसे कुछ चीजें क्या होती हैं, 22 साल की विडो है, ठीक है, 2 बच्चे हैं उसके, आप देखिए प्रशासन में क्या स्थिति है। 22 साल की लड़की है, विडो हो गई, 2 बच्चे भी हैं उसके। तो मैं बहुत फोर्सफुली रिकमेंड कर रहा था कि अगर हो पाए तो थोड़ा दाएं बाएं करके भी कर दिया जाए इसको। ठीक है, लेकिन नियम दिखाओ, कहां लिखा है, नियम दिखाओ, नियम दिखाओ। और जब सब नियम पे ही करना है तो फिर कोई बात ही नहीं। ठीक है, तो वो इन लोगों को खाली यही समझ में आता है। लेकिन एक जनरल, और भी अधिकारी मैं जानता हूं, लाइक अंजनी कुमार सिंह वगैरह हैं, जानने वाले हैं, रामपुर में टीएम, ये लोग आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम करते हैं। ये अच्छे अधिकारी हैं, जिनको जिनको ये समझ है कि गांव में महिलाओं को, बच्चों, गरीबों को क्या जरूरत है। एसी में बैठ के बकैती करना बहुत आसान है ना, और मॉनिटरिंग करना बहुत आसान है। फील्ड के अफसरों से पूछिए, हम लोग क्या फील्ड में भी काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर में तो है ही हैं, ठीक, 800-900 एम्प्लाई देखते ही हैं, बाकी फील्ड में आप जाके देखिए। किसी दिन मैं दिखाऊंगा फोटोग्राफ्स आपको अपने गांव के सर्वे वगैरह की, आप रो देंगे। लाइक अभी भी इतनी गरीबी है लोगों में। ठीक है, तो हमें, जिसका जनरल इंटेलिजेंसिया डेवलप है, वो सब कर लेता है। और जो बस खाली किताबी तोता बनना है, जिसको कि हम लक्ष्मीकांत पढ़ के पूरी पॉलिटी जान जाएंगे, तो आप, हो सकता है पीटी उटी पास हो जाओ, लेकिन मेंस वगैरह के आंसर कभी आपके अच्छे नहीं होने वाले, नेवर। विश्वास मानिए, इस बात को एकदम लिख के तख्ती पर, क्या कहते हैं वो, करिए, टांग दीजिए कि, कि रट्टू तोता बनने से कुछ नहीं, समझिए चीजों को, समझिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए, इंटरेस्ट पैदा करिए सब्जेक्ट में, टॉपिक में, खुद ब खुद वो आएगा। आप खुद सोचिए, रसगुल्ला खाना अगर आपको पसंद है, मान लीजिए, तो जैसे रसगुल्ला दुकान पे दिखता है तो मन करता है कि लाओ दो खा ही लेते हैं। जैसे मुझे भुट्टा खाना पसंद है, तो मैं जब भी रास्ते में कहीं भी अगर मुझे भुट्टा दिख गया, तो चाहे कुछ भी हो मैं खाऊंगा जरूर। तो वो क्या है, उसमें इतना इंटरेस्ट है कि हम उसके लिए सारे नियम ढीले कर देते हैं, चाहे कोई काम हो। सेम एज इट इज है कि जब आप अपने लक्ष्य के प्रति इतने डिवोटेड होते हैं, इतने इंटरेस्टेड होते हैं, बाकी कामों को आप क्या करते हैं, ढीला कर देते हैं, और आप उसी में जुटे रहते हैं, इधर उधर करके घूम टहल के उसी में आप जुटे रहते हैं। आप भी वही करिए, तोता नहीं बनना है, नोट्स नहीं इकट्ठा करना है। अभी मैं थोड़े दिन पहले दिल्ली गया था, देखो, हाँ एक बात और बता दूं, तुम लोग जो नए नए लोग बैठे हैं, देखो हम बकैत आदमी हैं, बतियाते बहुत हैं। ठीक है, हम पढ़ाते भी हैं, बतियाते भी रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं तुम्हें ये सब बातें कोई बताया बताएगा नहीं। आएंगे लोग, 2-4 फैक्ट गिना करके और गायब हो जाएंगे। वो सब तुम किसी और से भी पढ़ लोगे, हिस्ट्री तो कोई और भी पढ़ा देगा तुम्हें, कौन सी बड़ी बात है, ये सब क्या बात है, कौन हुआ बादशाह हुआ, ये सब तो कोई पढ़ा दे। बाकी चीजें, जीवन की लाइफ लेसन्स, और उसके साथ में जो आपको सीखना है, वो सब नहीं बता पाते। तो आप लोग इसको इसको बुरा मत मानिएगा। हाँ, मतलब अगर आप लोग कहेंगे तो हम कुछ नहीं बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आप लोग बता दीजिए तो मैं
प्योर प्योर पढ़ाता ही चलूंगा। ठीक है, तो एक तो इतिहास है पर मनहूस विषय है। अब मास्टर ही मनहूस हो जाएगा तो आफत हो जाएगी। ठीक है, तो तुम लोग तनाव मत लेना। तो आप लोगों को क्या करना है, जनरल इंटेलिजेंसिया पर काम करना है, चीजों को समझना है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। किताबों के पीछे बहुत मत भागिए कि सुबह से शाम तक ये चार्ट डालें, स्पेशली गर्ल्स। अब लोग कहेंगे साहब सेलेक्ट तो वही लोग हो रहे हैं क्योंकि वो पीटी पास हो जा रहे हैं। हिंदी माध्यम वाले प्री नहीं पास हो रहे हैं, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, प्री नहीं पास हो रहे हैं। तो जब तुम प्री में ही नहीं इंटर कर पाए तो मेंस कैसे पास हो गया, तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। आईआईटी और आईटी वाले जो ये सब आईआईएम वाले हैं, तो गुणा भाग टी सेट में इस बार देखिए, मतलब झुंड का झुंड फेल हो गया है ना। शायद ही इसमें कोई हो, अगर एग्जाम दिया होगा तो सेट तो मिलने आया होगा, कोई दिया था, कैसा था क्यों। यूपीएससी पीसीएस में कुछ यूपीएससी नहीं दिया। अरे पीसीएस में कुछ नहीं होता। ठीक है, पीसीएस ऊसीएस तो ऐसे ही पास हो जाओगे यार, तुम लोग ही पागल आदमी। पीसीएस भी क्या रखा है, हाँ। 2 महीने में पास हो जाओगे पीसीएस। हम आईएएस की बात कर रहे हैं, इधर पीसीएस के चक्कर में मत पड़ो, चूरन छाप नौकरियां सब। ठीक है, लग जाएगी लग जाएगी, विश्वास रखो खुद पर। जब चाहोगे तब पीसीएस तो कभी भी सपने में पढ़ते पढ़ते पास हो जाओगे, कोई पेपर पे दम ही नहीं है उसमें। अब हम लोग इस बार पेपर दे करके भी, इस बार मैंने पेपर दिया था, कुछ नहीं 1 घंटा, 13 तारीख के शाम तक चुनाव में ड्यूटी थी। 2 बजे मैंने ईवीएम जमा करवाए हैं अयोध्या में, कलेक्ट्रेट में। 2 बजे मैं निकल करके जो निकला हूं, 4 बजे मैं गोंडा अपने घर पहुंचा हूं। 1 घंटा सोया हूं, जाकर के पेपर दिया, तब भी 100 101 सही है। एक बार जब सही हो जाता है ना तो हर बार सही होता है, फिर पढ़ना वढ़ना नहीं पड़ता है। ठीक है, कुछ नहीं पढ़े थे, एक अक्षर, कसम खा लेता हूं, मतलब किताब किताब मैंने इतनी खरीदी, सब आ, कहे न दें, बूढ़े हो गए हैं, मेरी त्वचा से मेरी उम्र का एहसास नहीं होता है। ठीक है, काहे वो पेपर ना दे हम, अभी मैं फंडामेंटल राइट है यार। हाँ, अरे मुझे कुछ बनना वनना नहीं है, इसे बस दे आते हैं, हम भी जाने रहे, पढ़ाते लिखाते रहते हैं। क्या पेपर ऊपर आया था, कटाप वटाप बताना पड़ता है लोगों को। बाहर निकल करके कुछ कुछ लोग कह रहे हैं, बच्चे क्या कह रहे हैं, बहुत आसान आया था। हमने कहा, हमने पेपर उठा करके देखा, मैं सही में, मुझे टफ लग रहा था पेपर, क्योंकि मैं एक तो एकदम पढ़ा भी नहीं था, और दूसरा दिमाग से चीजें भूल भी गई है ना 2 3 सालों में 4 सालों में एकदम से। तो कुछ चीजें याद ही, अब हमको फंडामेंटल राइट के आर्टिकल भूल गए हैं, उसमें आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अंदाज के लगाते हैं, तो कई बार सही होता है, कई बार गलत भी होता है। तो लोग कह रहे आसान आया था, फिर हम पेपर पर देखे, आसान नहीं था पेपर, पढ़ने वालों के लिए कठिन था। ना पढ़ने वाले 150 लेके लगा के आए हैं और 145 सही भी कराए हैं। एक मेरे बगल में पड़ोसी है बिटिया, तो ऐसे किताब उताब पूछ के तैयारी करे, तो उसे फोन किया, भैया, हमने कहा बताइए बेटा, कह रहे 140 तो सही है, 10। हमने कहा भाई ठीक है, 140 सही है तो कोई बात ही नहीं, फिर तो ऊपर से तुम्हारा नाम है, पहले ही आयोग कहेगा कि तुम एग्जाम ही मत दो, ऐसे तुमको सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये सब जनरल चीजें हैं, आप भी उसी फील्ड में हैं, डरिए मत, कतई नहीं, जब चाहोगे तब हो जाएगा, बशर्ते एक बार मेहनत से लग जाओ, लगो एक बार मेहनत से। बहुत से लोग इसमें ऐसे, इनको सिलेबस ही नहीं याद है, किस पेपर में क्या है। हमारा अनुसरण मत करना, इसको याद रखना, हमारा अनुसरण मत करना, नहीं तो फिर धोखा खा जाओगे। ठीक है, क्योंकि किसी का क्या किस्मत थी, कैसे हो गया, सबकी किस्मत इतनी तेज नहीं होती है। ठीक है, तो आप लोगों को एक अपना शेड्यूल बना करके, सिलेबस याद करके, और अच्छे से पढ़िए, मेहनत करके। ठीक है, बात करेंगे इस पे। आइए एक बढ़िया टॉपिक शुरू करते हैं क्रम से, अब जहां से सिलेबस अपना है, द एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज, या यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अभी तो हम केवल समझा ही रहे हैं, अभी हम टॉपिक पे पहुंच ही कहां पाए हैं।
इसमें भी आज भी कुछ लिखा पाएंगे नहीं, समझाना ही है। इसमें एक दो टॉपिक है पढ़ने के पहले, वो मैं एक बार समझा देता हूं, ध्यान से समझिए। देखिए, यूरोपीय कंपनियों का आगमन क्यों हुआ और किस लिए हुआ, इसको एक बार एक स्टोरी फॉर्मेट में समझिए। यूरोप में 13वीं 14वीं सदी में रेनेशा हुआ था। याद करिए, सवाल आएगा रेनेशा क्या है। पूरा स्टार्टिंग से बता रहे हैं, जीरो से, जहां से यूरोपीय कंपनियां और फिर उसके आगे की प्रक्रिया शुरू हुई। ठीक है, 14वीं 15वीं या आप मान लो 13वीं 14वीं का समय है। ठीक है, 14th सेंचुरी जो है, क्या हुआ यूरोप में, रेनेसा हुआ। और रेनेसा हुआ, इसका हिंदी क्या है, पुनर्जागरण। अब ये पुनर्जागरण होता क्या है, टफ तो नहीं लग रहा है बिटिया का, कुछ ऐसा लगे तो बताना। पुनर्जागरण होता क्या है, देखिए, और थोड़ा बैक चलते हैं एंशियंट टाइम्स में, थोड़ी वर्ड हिस्ट्री पढ़नी ही है, थोड़ा थोड़ा समझ भी लेते हैं। देखिए, अगर आप कभी इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो सबसे पहले जो आपको मिलेगा सिविलाइजेशन का नाम, वो आपको, या हिस्ट्री में मिलेगा कल्चर सिविलाइजेशन का नाम, तो रोमन एम्पायर मिलता। इतिहास की बात हो रही है, रोमन एम्पायर का नाम सुना होगा। बहुत बड़ा एम्पायर हुआ करता था एक समय में, रोम साम्राज्य। और वो तत्कालीन समय में जब भी था, आज के 2-2.5 हजार साल पहले जब भी था, तो वो अपने आप में बहुत लैंडमार्क था पूरे वर्ल्ड के लिए। आज भी उसके चिन्ह आपको पुर्तगाल और ग्रीस और उसके आसपास आपको दिखाई देंगे। पुराने बड़े भवन, स्टेडियम, इंस्टीट्यूशंस, उस समय की कल्चरल एक्टिविटीज, लिटरेचर, सब कुछ बड़ा बेहतर था वहां पर। लेकिन समय के साथ कोई साम्राज्य बहुत 1000-10,000 साल थोड़ी चलता है। एक उसका एपेक्स आता है, चरम क्लाइमेक्स फेज आता है, और देन उसका क्या होता है, डिक्लाइन होता है। और उस दौरान रोम साम्राज्य पर बहुत सारे बर्बर आक्रमण हुए, बारबरिक लोगों ने, जो तत्कालीन समय में अनसिविलाइज्ड थे। रोमन सिविलाइज्ड थे, उनके पास सब कुछ बढ़िया था, इंस्टीट्यूशंस थे, उनका अपना कैलेंडर था, उनका अपना लिटरेचर था, अपना उनका चर्च था। ठीक है, वो बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाते थे, सब कुछ करते थे। और इसको देख करके या इससे आकर्षित होकर के कुछ उनके ऊपर बर्बर आक्रमण हुए, अलग अलग समय में, एक समय में नहीं हुआ। और उन बर्बर आक्रमणों के फलस्वरूप रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। वो कहानी और लंबी है, लेकिन अभी हम शॉर्ट में बता रहे हैं। रोमन साम्राज्य का पतन हुआ, और भी कारण थे, लेकिन कभी आपने स्पार्टन्स वाली स्टोरी देखी है, 300 मूवी देखा होगा ना, नीरज देखिएगा। स्पार्टा नहीं देखा, एक देखना, क्या नाम है उसका, 300 ना, 300 नाम है, हॉलीवुड की है। ये रोमन साम्राज्य के इतिहास पर ही बनी है। ठीक है, इसे ऑस्कर भी मिला हुआ है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे उसमें कि किस तरीके से उनका संसद चलता था, सारी व्यवस्था चलती थी। बाद में टूट फूट हुई, उनमें आपसी झगड़े हुए, और आपसी झगड़ों की वजह से धीरे धीरे करके पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आई, और फिर इकोनॉमिक क्राइसिस भी होगी, और देन उस साम्राज्य के पतन की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। फिर बाद के कालों में आप देखते हैं कि रोमन साम्राज्य के ऊपर ही पवित्र रोमन साम्राज्य स्थापित हुआ, जो हॉली रोमन एम्पायर कहते हैं। रोमन साम्राज्य एक बार समाप्त हो गया, फिर बाद में कुछ लोगों ने उसी रोमन साम्राज्य की याद में पवित्र रोमन साम्राज्य बनाया। ठीक, फिर बाद में उसका भी पतन हुआ, लगभग 4-5 सदी, 6 सदी के आसपास। फिर बाद में लगभग 5वीं-6वीं शताब्दी के बाद रोमन साम्राज्य का नामो निशान इतिहास से गायब हो गया, और ये नाम इनका गायब रहा लगभग 11वीं-12वीं सदी तक। लेकिन 11वीं-12वीं सदी में आप देखेंगे कुछ चीजें बदलने लगी, कुछ परिवर्तन पूरे यूरोप में दिखने लगा। असल में जब पवित्र रोमन साम्राज्य का अंत हुआ था,
तो उस समय जब लोगों ने उनके ऊपर आक्रमण किया था तो वो लोग इधर उधर भाग के कहीं छिप गए थे। कोई इटली में जाके छिप गया था, कोई वेनिस में रहने लगा था, कोई और कहीं किसी देश में जाके बस गया, और वो अपने साथ कुछ चीजें भी ले गए थे, चाहे वो ज्ञान विज्ञान हो, चाहे उस समय का लिटरेचर हो, वो चीजें भी अपने साथ लेकर के गए थे। तो मान लो मैं रोमन साम्राज्य का एक कोई सामान्य व्यक्ति था, और मैं जब आक्रमण हुआ तो अपनी जान बचाते बचाते कहीं आकर के इटली में, फ्रांस में आकर के छिप गया, चुपचाप किनारे आकर के बस गया, और मैं वहां पर रहने लगा। जब मेरी संततियां हुई, मेरे बच्चे हुए, तो मैंने उन्हें बताया कि रोमन साम्राज्य कैसा था, अपना राज्य कैसा था, वहां क्या क्या था, वहां कितनी बेहतर चीजें थी। उसने अपने बच्चे को बताया, उसने अपने बच्चे को बताया, और ऐसे करके ये लगभग 500-700 सालों तक ये बातें उनके बीच होती रही। रोमन साम्राज्य ऐसा ऐसा ऐसा, ये लिटरेचर, ये इस प्रकार का आर्किटेक्चर, ठीक है, इस प्रकार का रिलीजन, ये कैलेंडर, इस प्रकार का आर्ट, बर्तन बनाने की कला, बहुत सारी चीजें। तो 12वीं 13वीं सदी में जा करके जब लोगों में शिक्षा या बाकी चीजों का प्रचार प्रसार शुरू हुआ, तो फिर से लोगों को रोम साम्राज्य, जो भी उनके इधर उधर लोग थे, उनको रोम साम्राज्य की याद आने लगी। मेरा रोमन साम्राज्य, मेरा रोम साम्राज्य। और वो उस साम्राज्य से जो कुछ भी प्राप्त था, या जो कुछ भी ज्ञान विज्ञान उनके साथ उनके पास था, उसे अभिव्यक्त करने लगे, उसे लोगों को बताने लगे, लिखने लगे, सोचने लगे, करने लगे। तो मतलब जो 5वीं 6वीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य के पतन के बाद में, कहते हैं यूरोप क्या हुआ था, सो गया था। अब यहां सोने का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि एकदम बिस्तर पे सो गया था। सोने का मतलब है जो उस समय की प्रवृत्तियां थी, ट्रेंड्स थी, जो उस समय की समाज की विशेषताएं थी, जो उनकी बेहतर चीजें थी, वो सब क्या हो गई थी, कुछ समय के लिए अवरुद्ध हो गई थी, रुक गई थी। और जो 13वीं 14वीं शताब्दी में आकर के फिर से प्रकट होने लगी, अभिव्यक्त होने लगी। मतलब ये लोग फिर से क्या हुए, जागे। और यही जागना क्या है, पुनर्जागरण। परिभाषा की कोई जरूरत नहीं है। तो जो अब यहां परिभाषा में तुम्हें बांधना हो तो आप ऐसे बांध सकते हैं कि प्राचीन रोमन साम्राज्य की स्मृतियों को लेकर, याद के कारण, या उसकी विशेषताओं को लेकर जब 13वीं 14वीं शताब्दी में लोगों ने उसकी अभिव्यक्ति देनी शुरू की, उसे बताना शुरू किया, लिखना शुरू किया, कहना शुरू किया, तो उसे हम पुनर्जागरण के नाम से जानते हैं। तो पुनर्जागरण हुआ। अब पुनर्जागरण हुआ तो उससे बहुत सारी चीजें डेवलप होनी शुरू हुई, सब कुछ बदलने लगा। उस समय का साहित्य, उस समय की पेंटिंग, उस समय का आर्किटेक्चर, स्थापत्य, उस समय का रहन सहन का तरीका, खान पान, ये सब कुछ बदला और रोम की नकल होने लगी। लोग ओपन माइंडेड होने लगे, और इसी बीच में कुछ नई चीजें आपको दिखाई देंगी। जैसे लोग सोचने लगे कि पृथ्वी कैसी है, हम जिस पर रहते वो क्या है। इसके पहले जानते क्या अंदाजा करते थे लोग? लोगों को लगता था कि पृथ्वी ऐसे गोल है मान लो, या कोई चौकोर है, और अगर मान लो एक जगह तुम यहां से चलते चलते जाओगे तो यहां गिर जाओगे और फिर कभी लौटोगे नहीं। तो लोग लोग बचते थे कि हमें बहुत दूर नहीं जाना है। ठीक, ये लोगों के मन में था। भाई ये थोड़े था कि सब पहले साइंटिस्ट ने कि इसका पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लिया हो और कह दिया हो कि जहां से चलोगे वहीं पहुंच जाओगे। ये तो राउंड होने पर होगा ना। ये सब नहीं पता था लोगों का। सूर्य किसका चक्कर लगाता है, या पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है, चंद्रमा किसका चक्कर लगाता है, ये सब कुछ नहीं पता था। ये सब हमें कोई आइडिया नहीं था। बहुत बाद में केपलर आए और फिर उन्होंने इस प्रकार के नियम वगैरह बताए। और ये सब संभव हुआ जब लोगों का मानसिक विकास हुआ। ठीक, ये मानसिक विकास क्यों हुआ,
ये बात समझने वाली है। आइए ध्यान समझिएगा, एक एक कड़ी को जोड़ते हैं। देखिए, जब भी कोई समाज बहुत पिछड़ा होता है, पिछड़ा समाज अगर मान लीजिए कोई पे, मतलब इसमें जो पिछड़ा होने का मतलब यह है कि वो कोई पठन पाठन में, साहित्य में या बाकी चीजों में बहुत रुचि नहीं रखता है, या देश दुनिया में कोई रुचि नहीं रखता है, लाइक अपने गांव विलेजेज, तो वहां पर धर्म का प्रभाव बहुत तगड़ा होता है, बहुत तगड़ा होता है। तो जब भी कोई समाज पिछड़ा होगा तो उस पर क्या होगा, धर्म का। तो उस समय 5वीं 6ठी शताब्दी के बाद समाज क्या हो गया, अंधकार में चला गया, कोई गतिविधियां एक्टिविटीज नहीं हो रही हैं, तो धर्म का प्रभाव तगड़ा हो गया। यहां धर्म का मतलब क्या है, चर्च। चर्च का प्रभाव बहुत तगड़ा हो गया। कहते हैं उस समय लोग चर्च की गोद में पैदा होते थे और चर्च की गोद में ही मर जाते। एक सिस्टम बना हुआ था नीचे से ऊपर तक। सबसे पहले पादरी होगा, ठीक है, पादिया जैसे क्या कहते, फादर क्लर्जीमैन, ठीक है। फिर उसके ऊपर, पादरी के ऊपर एक अगली सीढ़ी है, मान लो बिशप होगा, फिर उसके ऊपर आर्क बिशप होगा, फिर उसके ऊपर कार्डिनल होगा, और अंत में पोप होगा, ठीक है, पोप होगा। तो ये एक सिस्टम बना था यूरोप के गांवों में, या एकदम ग्रास रूट तक। हर गांव में, हर इलाके में एक चर्च होता था जो उस पूरे गांव को कंट्रोल कर, एक एक एक्टिविटी कंट्रोल करता था, जन्म से लेकर शादी विवाह बंधन तलाक, ठीक है, राजा रेवेन्यू, सबको चर्च कंट्रोल करता था। सुप्रीम पावर चर्च थी, उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता था। यदि कोई गया तो उसे एक बढ़िया खूंटा गाड़ते थे, उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालते थे, बांध करके फूंक देते थे। ये सिस्टम था। मतलब असली राजा धर्म था, ना कि कोई राजा। और इनके पास इतने अधिकार थे कि अगर राजा मृत्यु दंड दे दे तो भी पादरी माफ कर देता था। मतलब ये सर्वोच्च सत्ता थी। इनके पाप का दूसरा तरीका देखिए, तत्कालीन समय में चर्च पूरे यूरोप के 1/5 जमीन का मालिक था, 1/5 जमीन का मालिक था, ठीक। ये टाइथ नामक कर वसूलते थे, टाइथ या टीथे नामक कर वसूलते थे जबरन, कि भैया दो, हम हमारे हिसाब से रहते हो, हम वसूलेंगे। टाइथ नाम का कर वसूलते थे। जब भी कोई पादरी किसी को बनना होता था तो ये सब पैसे का खेल हो गया था। ऊपर पैसा पहुंचाओ किसको, इन लोगों को, और बढ़िया गांव में आपको पादरी नियुक्त। उसमें पादरी की औकात थी, अय्यासी भरा जीवन, सब कुछ उपलब्ध है चर्च में, बढ़िया मकान, घोड़े, गाड़ियां, पैसे रुपए, खान पान, कपड़े, सब कुछ उपलब्ध था। तो उस समय कलेक्टर बनने का मतलब क्या है, पादरी बनना। पैसा पहुंचाओ और आपको बढ़िया पादरी का पद दे दिया जाएगा। पादरी के पद खरीदे और बेचे जाते थे, ठीक। इसके अलावा और भी तरह तरह के कर कई राज्यों में, स्पेशली ब्रिटेन और उसके आसपास के राज्यों में, पादरी जब भी नव विवाहिता आती थी तो उसके साथ में फर्स्ट गोल्डन नाइट मनाते थे वो। ये उनकी कर लेने का तरीका था। एक सफेद कपड़ा बिछाया जाता था और उस पर उनकी गोल्डन नाइट होती थी, और फिर वो बाहर बताते थे कि लड़की बिल्कुल सही है। ये कर वसूलने का तरीका, ये एक टाइप का कर है। बाद में इसका लोगों ने बहुत विरोध किया। पोप, जो इस समय का सबसे बड़ा पद है, इसे पृथ्वी पर यीशु का अवतार मान सकते हैं, प्रतिनिधि मान सकते हैं, वो भी पापी हो गया, बहुत बुरे पाप कर रहा है। उसे इन सब चीजों से मतलब नहीं, धर्म कहां जा रहा है, उसे अपना विलासिता भरा जीवन चाहिए बस। और ये सब कंट्रोल, ये सब जो है क्या कहते हैं, मिल करके इस पूरे साम्राज्य को कंट्रोल, पूरे इलाके को, पूरे यूरोप को कंट्रोल करते थे। तो इसमें कोई अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है जब सब कुछ आपका कंट्रोल में धर्म में। भाई मैं पादरी हूं, तुमने कहा साहब बताओ
यीशु ने क्या कहा है? कहा हम क्या बताएं? बताया तो यीशु ने कहा है कल सुबह आकर के हमारा पैर दबाना। बात खत्म हो गई। इन्होंने पूछा सर बताइए हुजूर कि अगर मैं अपनी पत्नी को मारता हूं तो मुझे क्या दंड मिलेगा? तो कहा कि ठीक है, आप एक एक रात के लिए अपनी पत्नी हमको दे जाइए। हो गया निस्तारण। तो इन्होंने ये सवाल नहीं किया कि ये कहां लिखा है। तो कहा लिखा है तो लिखा, बात खत्म। लेकिन बाद में इसी दौरान छापे खाने का आविष्कार हो गया, प्रिंटिंग प्रेस आ गए। तो एक किताब, सबसे पहली छापी गई किताब बाइबल थी, प्रेस से बाइबल छपने लगी। तो जब इन्होंने कहा, इनसे मैंने कहा कि अपनी पत्नी को हमारे पास भेज देना, तो कहा दिखाओ कहां लिखा है? हमारे में तो नहीं लिखा है। तुम्हारे में कैसे लिखा है? तुम्हारी बाइबल और मेरी बाइबल अलग है क्या? अब पादरी फंस गया। ये अभिव्यक्ति है। छापे खाने के आविष्कार ने, या इस प्रकार के पैम्पलेट लगने लगे, इस प्रकार की कुरीतियों का धीरे धीरे विरोध होने लगा, तो लोग चर्च पर सवाल खड़े करने लगे। और जब चर्च पे सवाल खड़े होने लगे तो चर्च ने अपने में सुधार भी किया और साथ में लोगों को स्वतंत्र रूप से सोचने का मौका मिला। पहले कोई कितना भी बड़ा चित्रकार हो, वो केवल एक चीज ही बना सकता था, यीशु और मरियम। उसके अलावा वो कुछ बना ही नहीं सकता था। अगर आपने कुछ और बनाया, किसी महिला का बड़ा सुंदर चित्र बनाया, तो पादरी दंडित करेगा आपको, ये सब गलत बना रहे हो तुम, समाज में विसंगति फैलेगी। भगवान का चित्र बनाओ बस, उसके अलावा कुछ नहीं बनाओगे। अधिक से अधिक सीनरी उनरी बना लो कुछ, बस, बाकी और अभिव्यक्ति की आजादी नहीं। किसी महिला को जकड़ा हुआ या किसी कोई ऐसा गरीब आदमी जो चर्च से जकड़ा हुआ, ऐसा कोई पेंटिंग नहीं बना सकती। बनाओगे तो चर्च विरोधी हो फिर तुमने यीशु को चैलेंज कर दिया है। लेकिन जब सवाल उठा कि भाई हमने कहा, मैंने कोई पेंटिंग बनाई, और मैंने पादरी को कहा साहब मैंने बनाया, कहा ये तो क्या कहते बिल्कुल वो बना, गलत बनाया। तो कहा क्यों? कहा बाइबल कहती है ऐसा। कहा दिखाओ कहां लिखा है। लोग सवाल करने लगे। इसीलिए कहते हैं कि इस एज में क्यूरियस मैन आया, उत्सुक मानव ने जन्म लिया, उत्सुक मानव पैदा हो गया। वो सवाल कर रहा है, बताओ कहां लिखा है, किस जगह लिखा है। हम भी तो जाने कि बस खाली कहानी करते रहते हो। और इसकी वजह से चर्च के बंधन ढीले हुए, धर्म का बंधन ढीला हुआ, लोग अभिव्यक्ति देने लगे, लोग अपनी बातों को कहने लगे, बोलने लगे, और इसकी वजह से चर्च शिथिल पड़ा, कमजोर पड़ा, और इसकी वजह से पुनर्जागरण की प्रवृत्तियां मजबूत होनी शुरू हुई। दूसरी बात, जब ये सब अभिव्यक्तियां होने लगी तो राजा जो था उसको समझ में आ गया कि भाई हमने किसी को पहले मृत्युदंड दिया था, तो पादरी ने क्या किया था, उसको क्या करें, माफ कर दिया था। और ये करते थे माफ किससे? इंडल्जेंस पेपर से। ठीक है, इंडल्जेंस पेपर, हिंदी में कहते पाप मोचन पत्र। हमने किसी का बलात्कार किया है और राजा ने कहा कि आज शाम को फांसी चढ़ाया जाएगा इसको, दौड़ के गया पोप के पास या पादरी के पास, कहा लो 1000 रुपया लो, जरा लिख के तो जरा, और उसे पाप मोचन पत्र यानी सर्टिफिकेट लेते थे कि इसने प्रायश्चित कर लिया है। ईसाइयत में प्रायश्चित का बहुत महत्व है, बहुत ज्यादा। कहते आप प्रायश्चित कर लो, कितना भी बुरा कर्म किया हो तो फिर आपको भगवान माफ कर देगा, यीशु माफ कर देगा। तो कहा ये मेरे पास आया था, इसने मेरे सामने प्रायश्चित किया है कि अब ये दोबारा इसको रिपीट नहीं करे, अच्छा आदमी बन के रहेगा। तो मैंने इसको सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट लेके गया, दरवाजे पे चिपका दिया अपने बाहर घर के। राजा के सैनिक पकड़ने का, देखो ये क्या लगा हुआ है, और उसे रुपए से खरीदा जाने लगा। भाई पहले नियम ये था कि अगर किसी पादरी को लगे कि कोई वास्तव में सुधर गया है तो उसको माफ कर दिया जाए। अब इन लोगों ने धंधा बना लिया उसको, लाओ 1000 पाउंड लाओ, हम तुमको लिख के दे रहे हैं, 10,000 पाउंड लाओ, हम लिख के दे रहे हैं। जैसा जुर्म वैसा ही पाप मोचन पत्र का दाम। अब राजा को बहुत बुरा लगता था, मतलब हम दंड दे रहे हैं लोगों को,
अपराधियों को ये लोग माफ कर दे रहे हैं, लेकिन बेचारा करे तो क्या करे, वो भी चर्च से जीतने की स्थिति में नहीं था। लेकिन जब लोग इसके विरोध में खड़े होने लगे पादरियों के, तो राजा थोड़ा सा दिमाग लगाया, कहा इनको इनको जो खड़ा होने दो और खड़ा होने दो। इसी बीच में एक कैरेक्टर आता है रेनेसां एज में ही, जिसे मार्टिन लूथर कहते हैं। ठीक है, मार्टिन लूथर एक शिक्षक था जर्मनी में और बड़ा योग्य व्यक्ति था। तो ये पोप की व्यवस्था से या इस पूरे चर्च की व्यवस्था से बड़ा दुखी रहता था। एक दिन इसका मूड सनक गया और इसने एक पेज के ऊपर 96 बातें लिखी, 96 या 95 बातें लिखी, और सब चर्च की विरोधी थी, और उसे अपने इलाके के चर्च पे जाके चिपका आया। बवाल मच गया कि 96 बातें किसी ने लिखी और चर्च के दरवाजे पर चिपका दी। लो, अब ये क्या हुआ? राजा कुछ नहीं बोला, कहा हम कुछ नहीं बोलेंगे। पोप ने बहुत विरोध किया, कहा यह तो स्वीकार्य नहीं है। राजा ने कहा हम क्या करें, हमें मतलब नहीं है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम लोग कुछ ऐसा पाप किए हो तो अपना उसको भोगो। तो जब उसके खिलाफ सेनाएं भेजी गई पकड़ने के लिए, तो उसके मित्र राजा ने उसकी मदद की, कहा बहुत सही काम किया, हमारी सेना भी खड़ी है। और फिर पोप को डर लगा कि इस एक मुद्दे पर ये सब आपस में लड़ बैठेंगे तो नुकसान तो हमारा भी होगा, सत्ता तो हमारी भी जाएगी, तो लड़े बड़ेंगे नहीं। तो फिर उसके बाद इसके फलस्वरूप चर्च ने अपने अंदर सुधार करना शुरू किया। इससे क्या बना, ये वाला धर्म जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गया। पहले केवल कैथोलिक थे और बाद में प्रोटेस्टेंट आ गए। प्रोटेस्टेंट, जो लोग प्रोटेस्ट से पैदा हुए, विरोध से, उनको प्रोटेस्टेंट कहा गया। और ये किसको मानते? मार्टिन लूथर की वजह से हुआ। ये सब क्या चेंजेस हैं, धर्म में बदलाव सुधार शुरू हो गया। साहित्य जो केवल बस खाली भगवान के नाम पर लिखा जाता था, उसमें भी अब सामान्य जनजीवन की चीजें आने लगी, लोगों के बारे में लिखा जाने लगा, गरीबी, बेकारी, भुखमरी के बारे में लिखा जाने लगा। लिटरेचर के अलावा पेंटिंग में देखिए, लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा बनाया था इसी दौर में। देखा था खूबसूरत पेंटिंग, देखा ना कि नहीं? दिखाएं एक दो और। उन्होंने एक अपने दोस्त, मतलब उसकी दोस्त थी या उसकी गर्लफ्रेंड थी, जो भी थी, उसका एक न्यूड पेंटिंग बनाई उसने, एकदम न्यूड, टोटली न्यूड। और आप देखें इस दौर में न्यूड पेंटिंग का दौर आया है, बहुत सारी न्यूड पेंटिंग्स बनी। मतलब ये क्या है, लोग स्वतंत्र रूप से बनाने लगे हैं। ऑयल पेंटिंग का दौर आया। पहले केवल मोटे स्वर वाले ही वाद्य यंत्र बजते थे, उसको पीट करके लोगों को इकट्ठा किया जाता था। लेकिन अब सुरीले स्वर वाले भी, ओपेरा आ गया। इसी से, ओपेरा जानते हो ना, बहुत महीन आवाज में गाते हैं, जैसे लग रहा रो रहे हैं। सुना है ना ओपेरा? जैसे लगेगा कि आपने यहाँ जैसे उस टाइप पर रो रहे हैं। तो पहले मोटी आवाज की जगह पर पतले सुर वाले वाद्य यंत्र और गायकी की शैली आ गई। ठीक, तो समाज के और आप देखेंगे प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन हुआ। साइंस में परिवर्तन हुआ। इसी समय केपलर ने ग्रहों के नियम बताए। और आप आगे बढ़ेंगे तो फिर सड़कें बनने लगी, डामर सड़कों का आविष्कार हुआ। ठीक, नए नए एलिमेंट्स की खोज होने लगी, ये सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, जैसे कहते हैं कीमोलॉजी, अलग अलग प्रकार के। इसी चरण में आप देखते जेम्स वाट ने इंजन बनाया भाप का, है ना, भाप का इंजन बनाया। फ्लाइंग शटल नामक मशीन बनी जो कपड़े बुनती थी। और ये आगे बढ़ते बढ़ते खूब सारा डेवलपमेंट आपको साइंस के क्षेत्र में होने लगा। इसी क्रम में कुछ लोगों को इच्छा हुई कि दुनिया के बारे में जाना जाए, बहुत दूर दूर तक चला जाए। और उस क्रम में वास्को डिगामा, अमेरिगो वेस्पुकी, ठीक है, फर्डिनेंड मैगलन, ठीक है, टॉमस कुक,
जैसे लोगों ने बड़ी साहसिक यात्राएं की। तब लोगों को पता ही नहीं था कि आज हम घर से चले हैं, सामान लाद के हम लौटेंगे भी कि नहीं। जान पर खेल करके वो इस दुनिया का नक्शा बनाने, इस दुनिया के बारे में जानने के लिए निकले। तो कोई चला था अमेरिका खोजने, तो कहां पहुंचा? इंडिया, वास्को डी गामा। अब यहां खोजने का मतलब यह नहीं कि बस खाली यूरोप ही तब लोगों को पता था लोगों को कि इंडिया भी है। इंडिया तो बहुत 5वीं 6वीं शताब्दी में भी था और हमारे संबंध भी यूरोप से थे, लेकिन हम जाएं किस रास्ते? तो पहले लोग क्या करते थे, मान लीजिए इंडिया आना है, ठीक है, और इंडिया कहीं से आना है, तो ये मान लीजिए आप क्या है, कोई समुद्र है, तो समुद्र का किनारा पकड़े रहते थे, कभी समुद्र में अंदर नहीं जाते थे कि अंदर समुद्र अथाह है, वहां जाएंगे तो दिशा भ्रम हो जाएगा, पता नहीं कहां चले जाएं। इसी दौर में कंपस का आविष्कार हो गया, कुतुबनुमा। और जब कंपस आ गया तो ये बड़ी बड़ी यात्राएं, कभी देखिए वो मूवी जो वो है, कौन सा, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, उसमें कंपस कितना वैल्यूड है उसके लिए, वो उसी समय की मूवी है। वो हमेशा अपने कंपस को, अच्छे अच्छे कंपस खोज के रखता है कि वो बहुत अच्छा जादुई कंपस भी है उसके पास, ठीक है। तो उसमें कंपस की बड़ी वैल्यू थी, जिसकी वजह से आपको यह अंदाजा होता था आप किस दिशा में जा रहे हैं, और इससे बड़ी बड़ी यात्राएं संपन्न होने लगी। और इसी क्रम में 1498 में वास्को डिगामा कहां उतरा? कालीकट पर आकर के उतरा, चमोरिन से मिला, और फिर एक संक्षिप्त मुलाकात के बाद कहां गया? वापस यूरोप। ब्लैक पेपर लेकर के, काली मिर्च लेकर के वो कहां गया? यूरोप गया। 60 टाइम्स 70 टाइम्स उसको मुनाफा हुआ था, उसमें 60 गुने का मुनाफा हुआ। तो लोगों को लगा कि स्पाइसेस का व्यापार अगर हम करें ईस्ट इंडीज के साथ में तो बड़ा प्रॉफिटेबल हो सकता है। फिर बाद में वास्को डिगामा अगली बार भी आया 1502 में, फिर आकर के यहां के बारे में जाना, और ये बातें धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैलने लगी, लोग जानने लगे, और लोग व्यक्तिगत रूप से भी और उसके साथ में संगठित होकर के भी इधर आने का प्रयास जो है इंडिया की तरफ, ईस्ट इंडीज की तरफ। ये पूरा इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, इंडिया, सिलोन, ये सब ईस्ट इंडीज है। ईस्ट इंडिया की तरफ लोग जो है क्या कहते हैं, आना शुरू कर दिए। सबसे पहले पुर्तगाली आए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले उन्हीं के पास सबसे बेहतर जलयान या जहाजें, नावें उपलब्ध थी। पुर्तगाल सब तरफ से पानी से घिरा है, तीन तीन तरफ से पानी से घिरा है, इस वजह से वहां पर नेवी का बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ था, और वो सबसे बेहतर थे। तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपनी नाव निकाली और पूरी दुनिया को घूमना शुरू किया। फिर बाद में डच आए, नीदरलैंड वाले, हॉलैंड वाले, डच आकर के पहुंचे। फिर उसके बाद में अंग्रेज आए, और ये समय आते आते व्यक्तिगत का दौर चला गया, ठीक है, व्यक्तिगत का दौर चला गया। और इसी क्रम में 1599 में या 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित। सारी कंपनियों का नाम ईस्ट इंडिया के नाम से ही है, ठीक है। आप जितनी कंपनियां बनी, पुर्तगालियों की भी हो या उसके अलावा डेनमार्क की, सब में ईस्ट इंडिया जरूर है। और उसमें अंग्रेज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, और यहीं से कहानी अंग्रेजों के आगमन की हम लोगों की शुरू होती है। तो पहली चीज, ये एक एक करके भारत आए, ठीक। स्टार्टिंग में पुर्तगाली आए, डच आए, कुछ दिनों तक, लगभग 1650 तक पुर्तगालियों का दौर रहा, 1700 तक मान लीजिए मोटा माटी, ठीक है। फिर बाद में अंग्रेज इनके ऊपर हावी होने लगे, और ये संघर्ष था उत्तराधिकार का संघर्ष। व्यापार में ट्रेड मोनोपोली स्थापित करनी थी, व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करना था। ईस्ट इंडिया से केवल हम व्यापार करेंगे, जो भी खरीदेंगे उसे हम ले जाकर के यूरोप के मार्केट में सेल करेंगे और मुनाफा कमाएंगे, ठीक। मसालों की जरूरत आपको समझाई थी, शरीर को गर्म रखने के लिए, मेडिसिनल पर्पजेस से,
एज ए प्रिजर्वेटिव, मांस को प्रिजर्व करने के लिए, अगर आपको बहुत लंबे समय तक रखना है, ठंड से बचने के लिए मसालों का इस्तेमाल होता था। और पूरे इलाके में, यूरोप में मसालों की खूब मांग थी, बढ़िया पैसा मिलता था। तो इसलिए जो कोई रहे, कि सब चाहेंगे पूरे हिंदुस्तान पर केवल एक कंपनी ही राज्य करे, इस पर पूरे पर, और जो कुछ भी परचेज करे यहां से, वो यूरोप लेकर के जाए, ईस्ट को लेकर के जाए, उसे बेचे। अगर यहां ज्यादा लोग हो जाएंगे तो भाई ज्यादा लोग सामान ले जाएंगे ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कंपटीशन हो जाएगा, तब वहां सस्ता बेचना पड़ेगा। कोई एक ही रहेगा तो मुंह मांगा दाम मिलेगा। और इसी बात का संघर्ष किस लिए, ट्रेड मोनोपोली के लिए, व्यापारिक एकाधिकार का संघर्ष शुरू हो जाएगा, जिसमें अंततः अंग्रेज विजयी हुए और यह पूरा साम्राज्य उनका स्थापित हुआ। कहानी समझ में आ गई? जुड़ गया कुछ दिमाग में पुनर्जागरण से? यहां तक एक टॉपिक पढ़ाया जाता है कि अंग्रेजों की भारत विजय दैव योगिक या योजनाबद्ध। ठीक है, सवाल इस पर आते रहे पहले भी, और आगे यूपी पीसीएस में ज्यादा संभावना है। ठीक है, अभी पूछा नहीं है हिस्ट्री में, यूपीएससी में तो कई बार आ चुका है, तो बहुत संभावना नहीं है, लेकिन पीसीएस मेंस में इसकी संभावना पूरी पूरी है। तो एक कैसे हेडिंग डालिएगा, अंग्रेजों की भारत विजय, अंग्रेजों की भारत विजय दैव योगिक या योजनाबद्ध। आ आ अंग्रेजी नहीं बोलेंगे यहाँ, पढ़ता कुछ, अंग्रेजों की भारत विजय, इंडियन कन्क्वेस्ट बाय ब्रिटिशर्स, एक्सीडेंटल और प्लान्ड। दो पार्ट हैं, एक्सीडेंटल और प्लान्ड। दैव योगिक या मतलब देवताओं का ही योग था, या योजनाबद्ध है ना? देखिए दो मत है इसमें इतिहासकारों के बीच में, कि अंग्रेजों की भारत विजय दैव योगिक थी। दैव योगिक मतलब ईश्वरीय थी, मतलब ईश्वर ने विधि का विधान ही कुछ ऐसा था कि अंग्रेज भारत को जीतेंगे। ठीक, उसके लिए कुछ उन्होंने अपने वो बताए, आधार बताए हैं, और दूसरे लोग बताते हैं कि नहीं, योजनाबद्ध थी, प्लान्ड रूप में इन लोगों ने भारत की विजय की। लेकिन दोनों में कितनी सच्चाई है, हम इस पर एक बार एनालिसिस करेंगे। देखिए पहली बात तो ये, पहले टाइप के जो विद्वान है कि दैव योगिक है, उनका कहना यह है कि अंग्रेज एक विजेता जाति है। कहते अंग्रेजों को अपराजेय कहते हैं, उन्हें कोई हरा नहीं सकता, और उस समय तो और स्थिति उनकी मजबूत थी। तो अगर वो आए भारत, वो अपराजेय हैं, वो बेहतर हैं, उनके पास बढ़िया कमांडर थे, बढ़िया इक्विपमेंट्स थे, बढ़िया ज्ञान विज्ञान था, समझदारी थी, व्यवहार था, और इस आधार पर तकनीक वगैरह थी, इस आधार पर उनकी भारत विजय तो बिल्कुल निश्चित थी, उसमें तो कोई शक ही नहीं था कि मतलब वो हमसे बहुत श्रेष्ठ थे। और वो जब इसके अलावा भी उन्होंने अपने उपनिवेश इंडिया से पहले बना रखे थे, तो वो एक तरीके से आए थे, तो उनकी श्रेष्ठता के कारण हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये दैव योग था, प्रभु का ही योग था। दैव मतलब क्या, ईश्वर। ठीक है, ईश्वर की मर्जी थी कि उनकी भारत विजय हो, और ये बहुत अच्छा हुआ। इसी मत के विद्वान और आगे कहते हैं कि बहुत बेहतर हुआ, ये बहुत ईश्वरीय कृपा है हमारे ऊपर कि अंग्रेज भारत आए। उन्होंने बहुत कुछ हमें बताया, हमें मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण से परिचित कराया,
हमें आधुनिक बनाया। जैसे एग्जाम्पल देंगे, रेलवे बनाई, पोस्टल सिस्टम बनाया, टेलीग्राफ बनाया, रोड्स बनाई, जुडिशियल सिस्टम बनाया, एजुकेशन सिस्टम नया हमें दिया, रेवेन्यू सिस्टम हमें नया दिया, इंस्टीट्यूशंस बनाए, कानून का शासन लागू किया, सब बहुत बेहतर बना दिया और हम पूरी दुनिया से जुड़ गए। अभी तक तो हम अंधेरे में जी रहे थे। तो अहो भाग्य कि अंग्रेज यहां पधारे, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता था। ये विद्वान कहेंगे, इस मत के विद्वान, कि ये दैव योग था और बहुत अच्छा था। यही बदा था होना, यही निश्चित था कि अंग्रेज एक दिन भारत आएंगे और हमारा कल्याण या उद्धार करेंगे। ठीक, एक बात तो ये। दूसरे मत के विद्वान क्या कहेंगे? कहा कि ना, ये दैव योग वगैरह नहीं है। 1599 में एक कंपनी बनती है, उद्देश्य क्या है? व्यापार, या वो दौर मर्केंटलिज्म का है, व्यापारिक पूंजीवाद का दौर है। ठीक, और उस दौर में, मर्केंटलिज्म के दौर में कंपनी बनी जिसका उद्देश्य था व्यापार करना। वो इंडिया आए, उन्होंने व्यापार किया और व्यापार करते समय वो भारत की परिस्थितियों से परिचित होने लगे। भाई आप देखिए, 1608 में और 1615 में दो दूत आए थे, हॉकिंस एंड टॉमस रो। याद करिए, 1608 में कौन आया था? हॉकिंस, स्टीफन हॉकिंस। क्या नाम था उसका, हॉकिंस का? विलियम हॉकिंस। और दूसरा सर टॉमस रो आए। ये लोग पहुंचे तो उस समय जहांगीर का शासन है। ठीक है, 1608 में जहांगीर है ना, 1605 तक अकबर है। जहांगीर के दरबार में पहुंचे। हालांकि ये जो पत्र लेकर आए थे वो अकबर के लिए लेकर आए थे। पत्र का नाम था द फ्रेंड, साइड में लिख लेना कहीं। पत्र का नाम था द फ्रेंड। मित्र के लिए। किसका पत्र था? राजा जेम्स प्रथम का, जेम्स फर्स्ट का था। और हेक्टर नामक जहाज से आए थे। 3 फैक्ट याद कर लो पीसीएस के लिए, चूरन छाप। हाँ, ऐसे पूछते नहीं है उसमें, पीसीएस में, किस जहाज से उतरे। हमें क्या मतलब किस जहाज से उतरे, लेकिन अब भाई लिख लो, पूछते हैं तो। हेक्टर नामक जहाज से फ्रेंड नामक पत्र लेकर जेम्स प्रथम का कौन आया? हॉकिंस। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि आए, और यहां पर फिर बाद में टॉमस रो आए। ठीक, और दरबार में झुककर कहा कि भाई आप महान साम्राज्य के हैं और हमें थोड़ी व्यापारिक रियायतें दे दीजिए। जहांगीर ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि दरबार में पुर्तगालियों का प्रभाव था। याद रखिएगा, यूपीएससी पूछेगा ये। जहांगीर ने कोई रियायतें देने से मना कर दिया 1608 में, क्योंकि दरबार में पुर्तगालियों का बहुत ज्यादा डिसिसिव रोल था, बहुत प्रभाव रखते थे वो। उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि पुर्तगाली चाहते थे कोई और ना आए हमारे अलावा, तो उन्होंने जहांगीर के कान भर दिए। कहा कि अगर अगर दिए तो फिर बहुत बुरा होगा। लो, अब बात सही भी थी। और लेकिन फिर बाद में 1615 में जब आए, तो जो टॉमस रो आया था वो ट्यूरिक जानता था, तुर्की भाषा सीख कर आया। जैसे होता है कि जैसे मान लो, क्या नाम है, आस्था, आस्था को हमको रिझाना है कि ये हमको पसंद करें, तो हम क्या करेंगे? इनके मन की बात, इनको आइसक्रीम पसंद है तो हम आइसक्रीम ले जाएंगे, इनको बहुत अच्छा सॉन्ग पसंद है तो हम सॉन्ग गा के सुनाएंगे, इनको कोई कपड़ा पसंद है तो हम भाई कपड़े ले जाएंगे। तो उस समय तुर्की क्या थी? दरबार की भाषा थी, और लोग, अच्छे सुसंस्कृत लोग ट्यूरिक बोलते थे, तो वो तुर्की भाषा सीख कर आया था। तुर्की में बात किया तो जहांगीर बड़ा खुश हुआ और उसे इंग्लिश खान की उपाधि थी, कहीं साइड में लिख लेना, इंग्लिश खान की उपाधि थी, और उसे 400 का मनसब प्रदान किया।
ठीक है, इंग्लिश खान टाइटल, गेव द टाइटल ऑफ इंग्लिश खान, और ग्रांटेड द मनसब ऑफ 400, और 400 का मनसब प्रदान किया। सब लिखवा देंगे, ऐसे परेशान ना हो अभी आगे, तो अभी समझाने की प्रक्रिया में चल रहा है, आगे हम पॉइंट वाइज करके इसे नोट डाउन करा देंगे। 400 का मनसब, इसमें लिखा होगा, इसमें सब लिखा है, ऐसे यही सब तो होगा, और क्या लिखा होगा उसमें, ठीक है। 400 का मनसब प्रदान किया, और यहीं से दरवाजे धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के खुलने लगे। तो पहले व्यापारी के रूप में आए, कितने कमजोर थे, मांग रहे थे कुछ दे दो प्रभु। फिर बाद में आप देखिए अगले दौर में जहांगीर गया, शाहजहां मजबूत था, औरंगजेब भी मजबूत था, तब तक चुपचाप व्यापार करते रहेंगे, धीरे धीरे करके भाई खरीदो बेचो, यही सब करते रहो, इंडिया के बारे में जानते रहो। इसी बीच में इन लोगों ने भारतीय परिवेश को समझना शुरू किया। इन लोगों ने कैम्ब्रिज में एक डिपार्टमेंट डेवलप किया था जहां उपयोगितावाद पढ़ाया जाता था। उपयोगितावाद, इसका मतलब क्या है? उपयोगितावाद का मतलब यह है कि देखिए, सभी लोगों के लिए, जैसे हम कहते हैं ना कि अधिकतम को अधिकतम सुख दिया जाए, जो भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। सभी को सभी सुख नहीं दिए जा सकते, ये पॉसिबल नहीं है। सर्वोदय क्या कहता है गांधी का? सभी के लिए सभी सुख। उपयोगितावाद कहता है, ये मिल और बेंथम का है, जेम्स मिल और जेरेमी बेंथम का। इन लोगों ने कहा कि हम, अगर कोई सत्ता है, व्यवस्था है, तो वो अधिकतम को अधिकतम सुख देने का प्रयास करे। और ये विचार वहां पढ़ाया जाता था, और वहां से पढ़े लिखे लोग उपनिवेशों में नौकरी करने जाते थे, और वो ये प्रयास करते थे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को चीजें प्रोवाइड करें और उन्हें अपने पक्ष में रखें। लाइक बेंटिक, आपको बेंटिक बहुत अच्छा लगता होगा। बेंटिक ने सती प्रथा का अंत कर दिया, ये कर दिया, चालबाजियां थी। रिपन, लॉर्ड रिपन, प्रेस को उसने क्या कहते मुक्त किया। मेटकॉफ, प्रेस को फ्री करने का प्रयास किया, ठीक। लेकिन ये एक सोची समझी चाल थी कि अगर हम किसी जगह पर रहते हैं तो हमें कुछ बेहतर करके देना होगा, और तब ये हमारे करीब आएंगे, हमको समझेंगे, जानेंगे, हमसे इंटरैक्ट होंगे, और इस दौरान हम इनके बारे में बहुत बेहतर जान पाएंगे। इन्होंने भारतीय भाषाओं का अध्ययन शुरू किया। विलियम जोन्स, नाम सुना होगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 क्यों की थी? हम इंडोलॉजी को जाने। एक नई विधा विकसित हुई जिसे इंडोलॉजी कहते हैं। इंडिया के बारे में जाना, प्राचीन भारत के बारे में जानना, इनके धर्म, साहित्य, गीता, कुरान, इनका अध्ययन करेंगे, और ये लोग कैसे शासन चलाते हैं, कैसे क्या बेहतर करते हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। और जब ये सब होने लगा, तब ये हमारे करीब आने लगे, हमको समझने लगे, हमको जानने लगे। फिर इसी दौरान मुगलिया सत्ता कमजोर हुई, और मुगलिया सत्ता कमजोर हुई तो इनको सर उठाने का मौका मिला। और जैसे ही जब ये इस बात को समझ गए कि अब सत्ताएं कमजोर हैं, अब इनसे याचना नहीं करनी है, युद्ध करना है, अब हम युद्ध करेंगे और उसके आधार पर फैसला लेंगे कि कौन यहां पर चीजें डील करेगा। तो देखिए, प्लासी किया, बक्सर किया, आंग्ल सिख युद्ध किए, आंग्ल मैसूर युद्ध किया, ठीक, और इसी तरह कर्नाटिक वॉर्स किए। और इन युद्धों के माध्यम से इन लोगों ने खुद को यहां पर स्थापित कर लिया। जब एक बार स्थापित हो गए ठीक ठाक स्थिति में, तो बाकियों को समझ में आ गया हमेशा लड़ा भी नहीं जा सकता है। कब तक लड़ोगे, कितना लड़ोगे? 500 रियासतें छोटी बड़ी, किससे किससे लड़ते रहोगे? तो नई नीति आई, सहायक
संधि, द सब्सिडियरी अलायंस, कि हम सबको नहीं, तुम ऐसे आओ हमारे साथ मिलो, आओ, हम बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं? हम बड़े हैं, देखो मेरी औकात ज्यादा है, तुम राजा हो, ठीक है, लेकिन जैसे मान लो तुम सब रियासतें हो और मैं कौन हूं? वेलेजली। मैं तुम लोग को व्हाट्सएप किया, किसको? इनको, भाई बगल वाले आस्था तुम्हारे ऊपर आक्रमण करने की योजना बना रही हैं। तो कहा अच्छा, तो कहा साहब क्या करें? तो कहा हमारे दूत ने बताया है, अंदर की खबर है, तुम्हारा पड़ोसी है और तुमको कैप्चर करना चाहता है। अच्छा, तो कहा साहब क्या करें? कहा रुको, परेशान मत हो, मेरे पास सेना है। तो कहा तुम मेरी मदद लो। जबरदस्ती मदद दे रहे हैं। अब भाई मरता क्या ना करता, इतना भाई डरा दिया उसको, बेचारा का साहब भेज दो। तो हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तनाव लो ही मत, हम है ना, हम सब निपटाएंगे। कहा अच्छा। तो कहा फिर इसके अलावा? तो कुछ करना थोड़ी तुमको, बस खाली एक संधि पर साइन करना है तुमको कि हम सेना वहां रख देंगे और उसकी सैलरी तुम दोगे। तो कहा क्यों? भाई तुम्हारी रक्षा के लिए रखा है भाई, हमारे लिए थोड़ी ना है वो तुम्हारी रक्षा करे तो तुम ही तो सैलरी दोगे। कहा हाँ ये भी बात सही है। अब इनको मूर्ख बना रहे हैं। अब ये भाई डर के मारे मान गए, कहा ठीक है भाई, सेना में रखता ही, उनकी बहुत योग्य है, इक्विप्ड सेना है, जो पूरे देश संसार में जो है क्या कहते हैं, जीत के आई है, बढ़िया कमांडर है उनके पास, तो बढ़िया, हम सेफ हो गए। तो फिर उसके बाद में कहा अच्छा और क्या? तो कहा और कुछ नहीं, अगर तुम मान लो दरबार में काम कर रहे हो, एक आदमी वहां बैठा रहेगा हमारा, जिसे हम ब्रिटिश रेजिडेंट कहेंगे। ब्रिटिश रेजिडेंट दरबार की गतिविधियों पर नियंत्रण रखेगा या उसे वॉच करता, हस्तक्षेप नहीं करेगा। तुम्हें जो फैसला लेना हो, जैसे लेना हो वैसे लो, खाली वो बैठा रहेगा चुपचाप, ऐसे बस खाली देखता रहेगा। तो कहा ठीक है, देखना है तो देखा करे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है भेज दो भेज दो। ब्रिटिश रेजिडेंट दरबार में रहेगा। कहा अच्छा और कुछ भी करना है? कि हाँ हाँ अभी अभी बाकी है। इन केस तुम अगर मेरे सेना का सैलरी नहीं दे पाई, तो तुम एक काम करना, अगर तुमको सैलरी हर महीने नहीं देनी, साल में नहीं देनी है, तो एक काम करो, अपने राज्य में से थोड़ी जमीन हमको दे दो, इतनी सी। अब इतनी सी मतलब ये नहीं कि प्लॉट मांग रहे हैं, कहा कि 2-4 हजार गांव हमको दे दो, उसी से हम रेवेन्यू कलेक्ट करके अपनी सेना को दे देंगे। तो कहा, पहले तो लोगों ने मना किया, फिर बाद में कहा यार कौन इतना पचड़ा पाले, वही जमीन ही दे दो, अपना वसूलेंगे, जाए अपना कटे मरे उसी में, हमें मतलब नहीं है। जमीन भी दे दी। अब इस तरीके से और भी ऐसे कुछ और शर्तें लगाई, इस तरीके से राजाओं को लगा कि हम सुरक्षित हो रहे हैं, लेकिन सुरक्षित तो नहीं हुए और बुरी स्थिति में आ गए। अब बताइए, विदेशी सेना आपके दरबार में खड़ी हुई है, आपके राजधानी में खड़ी हुई है, डिप्लॉय है। अब अगर तुम कुछ भी करोगे तो तुमको पीट देगी। कमांडर उनका, सामान उनका, सैलरी तुम दे रहे हो। और फिर बाद में क्या हुआ, एक दिन कोई ऐसा बस खाली बहाना ही तो खोजना है, दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट बैठा हुआ है, उसने कुछ बोला, राजा ने कि जाओ इसको मृत्यु दंड दे दो। अब ब्रिटिश रेजिडेंट कह रहा कि नहीं 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 नहीं, ये पॉसिबल नहीं, ये गलत हो रहा है, ये नियम कानून के हिसाब से बहुत गलत है। तो राजा ने कहा क्यों गलत है? कहा हम बता रहे हैं गलत है ना। तो कहा तुम हस्तक्षेप मत करो। अब राजा तो राजा, उसने चप्पल निकाली, पीट दिया। लो अब बहाना मिल गया, ब्रिटिश रेजिडेंट को तुमने पीट दिया है। इसलिए उसी सेना से क्या किया गया, उस राजा के ऊपर पैसा, हमारे पैसे से ही हमको पीटा गया। ये स्थिति हुई। और इस तरीके से इस सहायक संधि के आधार पर बिना 50 पैसा खर्च किए इन लोगों ने खूब सारे राज्यों को जो है मिलाने का काम किया। लाइक अवध, बड़ी रियासत थी उस टाइम, महल यही 76 मंजिल हुआ करता था, और बगल में मोती महल गार्डन, यही 2 इलाके थे जहां नवाब साहब रहते थे। तो नवाब साहब
अपने अंतिम नवाब कौन थे? वाहिद अली शाह। बढ़िया आदमी थे, योग्य आदमी थे, बशर्ते वो उनका रुतबा नहीं बचा था जो अवध का कभी सआदत खान का था, लेकिन फिर भी हिंदू और मुसलमान दोनों में लोकप्रिय थे। और जो अपना लखनवी कंपोजिट कल्चर है, मिश्रित संस्कृति है, सबसे अधिक पूजा अपने यहां पर हनुमान की होती है, हर मोहल्ले में एक हनुमान का मंदिर है, ये उसी समय की देन है। उन्होंने बहुत फ्रीडम दी थी और इसकी वजह से एक कंपोजिट कल्चर बना था। खान पान, चिकनकारी, जरी जरदोजी, संगीत, इस सब का बहुत अच्छा डेवलपमेंट भी उनके समय में हुआ था। लेकिन अब वो थे क्या थे? नवाब थे। तो एक दिन ब्रिटिश रेजिडेंट जो था अवध का, वो अपना बग्घी से निकला और नक्कारा बजा रहा था। नक्कारा समझते हो? एक बड़ा सा ड्रम होता है, जब कोई राजा वाजा निकलता है ना तो नक्कारा बजाया जाता, और ये मोनोपोली होती है उसकी। नक्कारा केवल नवाब या राजा या सुल्तान या बादशाह के निकलने पर ही बजता है। अब वो ब्रिटिश रेजिडेंट नक्कारा बजवा के निकला तो उसको बुरा लगा, मतलब ये क्या तरीका, ये तो जो मेरा अधिकार है, तुम सिंपल कर्मचारी नक्कारा बजवा रहे हो अपने निकलने पर। तो कहा कि ये तो गलत है। तो उसने आपत्ति दर्ज कराई कि ये नक्कारा वक्कारा आज के बाद नहीं बजेगा, बता दे रहे हैं। इसी बात पे कुछ उनका झगड़ा हुआ और फिर मोती महल गार्डन, 76 मंजिल से मोती महल गार्डन एक सेना पहुंची और नवाब को जो पीट पाट दिया गया। उसी में एक कहानी मिलती है ना कि वो जूतियां पहनाने वाली, आप लोगों ने सुना होगा ना, कि नवाब साहब बैठे रहे अपने उस पर, और जब उसे अंग्रेज ने पूछा कि तुम क्यों नहीं भागे, इतने वीर हो? का ना, जूतियां पहनाने वाला कोई था नहीं, हम जूतियों को हाथ लगाते नहीं। ठीक है, हालांकि कितनी सच है कितनी गलत हम इतिहास में नहीं जा रहे हैं, लेकिन ऐसे कहानी मिलती है। और फिर बाद में आरोप लगा करके अवध, ऐसे कई सारे राज्यों को सहायक संधि के आधार पर, आप सिंधियास को देखिए, ठीक है, पेशवाई को देखिए, पेशवा, इन सब को भारत के नक्शे में, ब्रिटिश भारत के नक्शे में जोड़ लिया गया। ये दैव यौगिक नहीं है, ब्रांड है। अगला राज्य हड़प की नीति आई, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया। ठीक है, इसमें क्या किया गया? कहा कि अभी भी कुछ नहीं खर्चा करना है, सीधा एक काम है। उन्होंने सारे राज्यों को, जितने भी भारत में रियासतें हैं, उनको ए बी सी श्रेणी में बांट दिया, या का खा गा, ए बी सी 1 2 3 में बांट दिया। ठीक है, और कहा पहली श्रेणी में खूब बड़ी बड़ी रियासतें थी, लाइक बंगाल, हैदराबाद, ठीक है, या और इसके अलावा जितनी बड़ी बड़ी रियासतें थी, जिनकी उत्पत्ति या जिनकी उपस्थिति अंग्रेजों के आने के पहले से है, या अंग्रेजों के हावी होने के पहले से है, ये केवल आधार बताया गया। हालांकि दिक्कत क्या थी? ये लोग डरते थे, हैदराबाद से लड़ने की हिम्मत नहीं थी अभी, और ना ही बंगाल से लड़ने की हिम्मत थी, मान लिया ऐसा। तो कहा कि ये लोग एबीसी वाले हैं। फिर उसके बाद में इसमें आई मध्यम टाइप की रियासतें, छोटी छोटी, जो मिडिल क्लास की हैं, और इसमें आई छोटी रियासतें हैं। ठीक, हाँ, इनके बारे में कहा गया कि अगर इनके राजा का कोई वैलिड हेयर नहीं है, मतलब लीगल डिसेंडेंट नहीं है, तो कोई मतलब नहीं, हमें कोई मतलब ही नहीं है, चाहे क्या कहते, राजा का कोई लड़का हो चाहे ना हो, ये जिसको चाहे उसको गोद ले लें, उसको अपना उत्तराधिकारी बना दे, हम ना पूछेंगे ना बात करेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है। कहा ठीक है। बी वाले जो हैं, इसमें इनके बनने में हमारा योगदान है थोड़ा बहुत। अगर इनका कोई लीगल उत्तराधिकारी नहीं है, राजा का पुत्र नहीं है सीधा, तो उस स्थिति में ये हमारे सामने एक अर्जी लगाएं, और अर्जी लगाएंगे तो हम मना नहीं करेंगे, इन जनरल हम आज्ञा दे देंगे। ठीक, और तीसरे वाले कहा अगर ये हैं, इनका कोई लीगल हेयर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इसे कंपनी में अपने ब्रिटिश भारत में मिला लेंगे। तो कहा क्यों मिला लोगे? कहा ये इतने छोटे राज्य हैं, अगर यहां पर सही उत्तराधिकारी नहीं हुआ तो यहां अव्यवस्था फैल जाएगी।
इसलिए हम इसको कंपनी मिला रहे हैं, बढ़िया शासन देंगे वहां पर। तो कहा ये सब तुम क्यों कर रहे हो, तुमसे किसने कहा कि तुम ये सब करो? तो कहा कि ये ब्रिटिश पैरामाउंटेसी है। मतलब अब हम वो अंग्रेज नहीं जो भिखमंगे थे, अब हम भारत में सबसे बड़ी शक्ति हैं, अब हम बनाते बिगाड़ते हैं। तो ये मत सोचो कि हम ये ऐसे कर रहे हैं। हम चूंकि जो हमारा राजा है वो बहुत बड़ा है, और अब हम इंडिया में सबसे बड़ी शक्ति हैं। हम मराठों को हरा चुके हैं, मैसूर को हरा चुके हैं, हमने बंगाल विजय कर ली है, हैदराबाद विजय कर ली है, सिंधियाज के साथ में हमने संधि कर ली है, सब अब हमारे कंट्रोल में हैं। तो हम उस समय से एक शक्ति नहीं, हम सबसे बड़ी शक्ति हैं। इसलिए हम ये सिस्टम लेकर के आ रहे हैं और हम चाहते हैं व्यवस्था बेहतर रहे। इसे राज्य हड़प की नीति कहते हैं। संभल, जैतपुर, झांसी, सतारा, इनका विलय इस आधार पर किया गया। और इस तरह से इन दो नीतियों के माध्यम से उन्होंने बिना एक पैसा खर्च किए, बिना कोई व्यवस्था बनाए लड़े, उन्होंने पूरी भारत का नक्शा ही बदल दिया। तो डलहौजी और वेलेजली, ये नीति किसकी थी? डलहौजी की। और पहली वाली वेलेजली की। ये सबसे बड़े साम्राज्य विस्तार करता है। पहले के लोग तो युद्ध करके एक राज्य जीतते थे, इन लोगों ने खाली नियम लगा करके 10-10, 12-12 राज्यों को इकट्ठा ही मिला लिया, और इसे पूरे भारत का नक्शा ही बदल गया। तो ये क्या है? प्लान्ड वे में काम हो रहा है। ठीक, तो ये कह देना कि अंग्रेजों की विजय भारत में दैव योगिक है, ईश्वरीय आदेश है, ईश्वरीय व्यवस्था है, और ये एक्सीडेंटल है, ये संभव नहीं है। अचानक से कुछ नहीं हुआ। भाई अंग्रेज बार बार कहेंगे हम तुम्हारे व्यापार करने आए थे, अब तुम ही नालायक निकले तो हम क्या करें? हम तो मजबूरी में आके फंस गए तुम्हारे बीच में, और जब हमने देखा सब बुरा बुरा है तो हमने भाई बीड़ा उठा लिया कि तुमको हम ठीक कर देंगे। ये बात सच है? नहीं, सब कुछ प्लान्ड था। जब हम मजबूत थे तब वो व्यापारी थे, जब हम कमजोर थे तब वो क्या हो गए? सैनिक शक्ति हो गए, और जब हम और कमजोर हुए तो पूरे भारत पर हावी हो गए। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो अंग्रेजों की भारत विजय दैव योगिक ना होकर योजनाबद्ध ज्यादा प्रतीत, लेकिन दोनों बातें सच नहीं है। कंक्लूजन में क्या लिखोगे आप? देखिए, दोनों में क्या है कि दोनों बातें अपने अपने आधार हैं, और दोनों आधारों को लिख करके छोड़ देना ठीक नहीं है। हम एक कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। तो कंक्लूजन ये है, अंग्रेज जब इंडिया आए स्टार्टिंग में, तब चीजें क्या हैं? एक्सीडेंटल हैं। व्यापारी के रूप में आए, कुछ कुछ घटनाएं हो गई, तब एक्सीडेंटल है। लेकिन बाद में लगभग 17वीं सदी के उत्तरार्ध में उनको यह समझ में आ गया कि यहां पर राज किया जा सकता है, तब प्लान्ड हो गए। तो अपने प्राथमिक या प्राइमरी स्टेज में चीजें एक्सीडेंटल रहेंगी या दैव योगिक रहेंगी, और जब ये यहां पर कुछ दिन रहे तो स्थानीय परिस्थितियों को जानने समझने के बाद में इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से, प्लान्ड तरीके से भारत की विजय संपन्न की।